पेपर सोल्यूशन 2025। ये देखा जाए तो आपके सामने डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पोर्शन है। ठीक है, इसके पहले हम क्या कर दिए थे, 2023 का फुल पेपर सोल्यूशन करा दिया गया था। किसका किसका 2023 का फुल पेपर सोल्यूशन हो चुका है। उसके बाद 2024 का भी पेपर सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, आपके सामने एक पेपर बचा हुआ 2025 का, इसको भी हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ कि क्या करिए, प्रीवियस जितने भी 3 साल के पेपर हैं, जितना से ज़्यादा, चाहे वो 23 को हो, चाहे 24 को हो, चाहे 25 को, इसको अच्छे से आप क्या कर दीजिए, आप सोल्यूशन इसका लेकर आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। यदि आप सोल्यूशन तैयार कर लिए हैं तो आपकी नैया आराम से पार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 3 साल का क्वेश्चन मतलब तुम्हारे पास लॉन्ग और शॉर्ट मिला के देखा जाए तो आपके सामने देखिए, ये लॉन्ग होता है इस टाइप से। ठीक है, लॉन्ग आपके सामने कितना होता है, टोटल और टोटल कितना हो जाएगा, 7 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, इसको एक क्वेश्चन मारते हैं। ठीक है, तो 18 हो जाएगा, 18 और 3 साल का, तो 18 तिरिक 24 हो जाएगा, 8 तिरिक 24, 2 हो जाएगा। ये टोटल और टोटल 50-55 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आपकी नैया इजी तरीके से पार करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट में से एक है। ठीक है, तो ये आपके सामने कहानी बताई जाती है इसके बारे में। अब क्या क्या इसमें पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना, सब हम डिटेल में आपको बताते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 7 क्वेश्चन आता, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको ढूंढना रहता। तो 6×5 = 30, टोटल कितना नंबर मिल जाता है आपके सामने, 30 नंबर यहाँ से। शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 10 यानी 11 क्वेश्चन रहता, कि 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहता, तो 10×3 = 30 नंबर आपके सामने। यहाँ 1 नंबर का रहता 20 नंबर, तो टोटल मिला के आपके सामने कितना हो जाता है, 80 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। यदि आप अच्छे से अटैम्प्ट कर देंगे तो आप अच्छे तरीके से नंबर पा जाएंगे। ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर दीजिए मेरे भाई, आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं, इसको एक बार कंफर्म करिए, आवाज़ आ रही है या नहीं, ये बताओ। यस आर नो में मेरे भाई बताओ, आवाज़ आ रही है तो यस यात्रा को जारी रखा जाए, नहीं तो इसको क्या कर दिया जाए भाई, कैंसिल किया जाए। एक बार इसे कंफर्म करिए। ठीक है, जितने लोग मेरे भाई लाइव हैं उसे एक बार कंफर्म करिए यस आर नो में। यदि आवाज़ आ रही है, इसको बताओ, इसको बताओ मेरे भाई। ठीक है, इसको बताइए, यानी ठीक है आपके सामने हम बताते हैं। ठीक है, आवाज़, ठीक है, आवाज़, ठीक है, आवाज़ आ रही बहुत मेरे भाई। ऋतिक जी आपके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि अभी 2 बार लेक्चर ठीक है लाइव आए थे, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर है, तो ये कब हुआ था, 10 जून 2025 को। मतलब पिछले साल जो पेपर हुआ था आपके सामने जून में हुआ था, बट इस टाइम देखा जाए थोड़ा सा अगवाही हुआ है, मई के स्टार्टिंग में ही पेपर को रख दिया गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जानते हैं 80 नंबर का होता है, ये सब चीज़ें आ रही है। ठीक, बहुत बहुत मेरे भैया सचिन जी। ठीक है, आपके सामने देखिए, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी नोट एनी 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। मतलब ये टोटल 7 क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 7 क्वेश्चन में से किन्हीं 6 क्वेश्चन को करेंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो 6×5 = 30। मतलब इस पूरे को अच्छे से डिफाइन करेंगे तो आपके सामने 30 नंबर मिलेगा। और आपसे अनुरोध है, लॉन्ग जब भी पूछा जाएगा तो कम से कम 2 पेज आप जरूर लिखिए। इतना 2 पेज आप अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपका काम हो पाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया, राइट द सोर्स इन इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्माकोपियल सब्सटेंस। मतलब आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इम्यूनिटी, यानी क्या होगा, सॉरी, इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल, तो उसमें बताया गया, उसी को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये कहानी दी गई है आपके सामने, देखिए यहाँ से। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, देखिए, इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उसमें इम्प्योरिटी कैसे आती है। इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धियाँ के बारे में बताना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा, समानता, यानी समानता, हिंदी में लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। समानता, इम्प्योरिटी का मतलब अनरिलेवेंट। दूसरा, अनवांटेड सब्सटेंस जब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं उन्हीं को इम्प्योरिटी कहते हैं। कहने का मतलब जैसे ये मान लेते हैं आपके सामने कोई दवा है, इसमें अनरिलेवेंट मतलब इससे कोई रिलेशन नहीं है, तब भी मिलाया गया हो गया। ठीक है, दूसरा, अनवांटेड सब्सटेंस मतलब वो अनचाहा है। ठीक है, यानी जो जरूरत है वो चाहा नहीं है, उसमें क्या कर देती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जब मिलाया जाता है, ठीक है, यानी पाया जाता है या मिलाया जाता है, उसी को इम्प्योरिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं गुरुदेव, इम्प्योरिटी बोलते हैं।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा, औषधि को छोड़कर जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में पाया जाता है जिससे उसकी हानि होती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहलाता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास औषधि, औषधि मतलब दवा, दवा के छोड़कर जितना भी जो हमारे पास पदार्थ को भी हानि कर सकती है, क्या हो सकती है, हानि हो सकती है, उसी को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहते हैं। कौन सा कहते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, अशुद्धियां दवा की गुणवत्ता को क्या कर देती है, खराब करती है। मतलब बताओ किसी भी चीज में इम्प्योरिटी यदि प्रेजेंट रहे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा कम हो जाती है। तो वही लिख रखा आपके सामने इम्प्योरिटी किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को क्या कर देती है गुरुदेव, खराब करती है। ठीक, ये आपके सामने कहानी रहा यहाँ से। अब यानी सोर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, कौन कौन से गुरुदेव आपके सामने सोर्स दिया गया है, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे क्या दिया है आपके सामने, ये ट्रिक दिया, राम राम मर सच हो गया, एक आर से तुम्हारे पास ये दिया गया, आर आर यम सच दिया गया। अब ध्यान से क्वेश्चन के इनके बारे में सुनिए। देखिए, एक आर से मतलब तुम्हारे पास रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जैसे मान लेते कोई चीज बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल ऐसे पदार्थ होते हैं जो बनाने की स्टार्टिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चाय बनाएंगे तो चीनी एक रॉ मटेरियल है, दूध एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, और भी अन्य चीजें जितनी भी हैं सब आपके सामने क्या हो गए, रॉ मटेरियल है। तो वही चीज बोला गया है यहाँ से। दूसरा, रिएजेंट मटेरियल प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर, मतलब जो तुम्हारे पास रिएजेंट प्रयोग कर रहा है एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस दौरान यदि आप जिस रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है उसमें भी अशुद्धियां आ सकती हैं। दूसरा आपके सामने मेथड प्रोसेस यूज इन द, ठीक है, यूज इन मैन्युफैक्चर, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, बनाने का जो तरीका होता है उसके कारण से हो सकता है कि मतलब आप सही से हाइजीन नहीं रख रहे हैं, कईयों कारण हो सकता है। स्टोरेज कंडीशन क्या होता है आपके सामने, यानी स्टोरेज कंडीशन मतलब संग्रह की व्यवस्था, मतलब जिस कोई भी प्रोडक्ट है उसे सही जगह आप रख नहीं रहे हैं, तो इनके कारण से भी आपके सामने इम्प्योरिटी आ सकती है। दूसरा आपके सामने क्या लिख रखा है, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, मतलब जैसे मान लेते कोई प्रोडक्ट ये रखा गया, अगल बगल वातावरण से क्या कर देगा, ये कांटेक्ट में आएगा और कंटामिनेशन हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं आपके सामने, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बोला जाता है। केमिकल मैन्युफैक्चर यूज इन प्रोसेस, मतलब केमिकल मैन्युफैक्चर मतलब ये देखा जाए तो सेम टू सेम ये है, क्योंकि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बनाने के लिए केमिकल चाहिए, तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटियाँ आ सकती है, मतलब इन इन जगहों से क्या कर सकती है, इम्प्योरिटी आ सकती है। अब थोड़ा थोड़ा इन्हीं के बारे में क्या करना है, हमको एक्सप्लेन करना है। तो पहला पोर्शन क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। पहला दे रखा रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर, मतलब तुम्हारे पास एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं, डिपेंड करता है। जैसे गन्ना बनाते हैं ना, तो गन्ना बनाते हैं, सॉरी चीनी बनाते हैं तो गन्ना बहुत दूर दूर से आता है, तो वही चीज़ यहाँ पर होता है। तो क्या लिख रखा, रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, पहले देखा इम्प्योरिटी रॉ मटेरियल के साथ उत्पादन प्रक्रिया के साथ साथ यानी मिलकर उत्पादों को प्रभावित करती है। कहने का मतलब तुम्हारे पास जो भी इम्प्योरिटी रहती है किसी भी रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल में, तो वो जब बनाया जाता है उस प्रक्रिया को उत्पाद किया जाता है तो उसके साथ क्या कर देता है, उत्पादक को भी प्रभावित करता है। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं चीज की मिलेगा तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा लॉस होगी। मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट अशुद्धियों के रूप में रॉक सच, ठीक है, रॉक साल्ट का उपस्थित रहती थी। ठीक, यह कच्चा माल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के इंड प्रोडक्ट यानी क्या होगा, इंड प्रोडक्ट को खराब कर देता था। कहने का मतलब ये जो कच्चा माल था, ठीक है, जो कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट था, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप खरीदे हैं उसको ये क्या कर देता, थोड़ा सा खराब कर देता था। ठीक, फिर क्या लिख रखा आपके सामने, कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के इंड प्रोडक्ट के साथ खराब हो जाता है। कहने का मतलब क्या लिख रखा है, कच्चा जो माल होता है ना, मान लेते स्टार्टिंग में तुम डिटेक्ट नहीं कर पाए कि इसमें तुम्हारे पास अशुद्धियाँ हैं, तो इंड प्रोडक्ट जो आपके सामने अच्छा प्रोडक्ट बनेगा उसको ये डैमेज कर देगा, खराब कर देगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरा आपके सामने रिएजेंट मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर प्रोसेस, मतलब जो रिएजेंट प्रयोग कर रहे हैं, रिएजेंट में उपस्थित इम्प्योरिटी अंतिम उत्पाद को दूषित कर देता है। यदि इनको अच्छे से धोकर, ठीक है, नहीं प्रयोग किया जाता है तो यानी पदार्थ दूषित हो जाता है, इसीलिए अच्छे से धुल के रखा जाता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं दिशा निर्देश भी दिया जाता है आपके केमिस्ट्री लैब में कि अपना इक्विपमेंट धो के क्या करिए, गुड दिन रखिए, नहीं तो खराब हो जाता था। ठीक है, फिर क्या लिख रखा, प्रयोग
यदि इनको अच्छे से धोकर नहीं प्रयोग किया गया तो समांतर दूषित हो जाता है। ठीक, जैसे तनु अमोनियम विलयन के साथ मरकरी क्लोराइड का विलयन अमोनिया मरकरी प्राप्त होता है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। इससे हो सकता है मैन्युफैक्चर प्रोसेस में थोड़ा सा डिफेक्ट हो सकता है। कैसे, देखिए दवा के यानी दवा के बनाने के दौरान बहुत सारी, ठीक है, यानी बहुत सारी इम्प्योरिटी आ सकती है। जैसे आपके सामने मेथड रिलेटेड इम्प्योरिटी, मतलब जिस मेथड से आप बना रहे हैं वही इम्प्योरिटी हो जाएगी। यहाँ आपके सामने ड्रग्स फार्मूलेशन के दौरान, मतलब ड्रग्स जब फार्मूलेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया, उसके दौरान भी क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, हीट हो सकता, लाइट हो सकता, पीएच हो सकता, अदर सॉल्वेंट के कारण इम्प्योरिटी आ सकती है। ठीक, क्या आती, ह्यूमिडिटी हो गया, सनलाइट और टेम्परेचर के कारण ही आती है। ठीक, ये आपके सामने मैन्युफैक्चर प्रोसेस हो गया। स्टोरेज कंडीशन क्या हो गया, स्टोरेज बताओ, दवाइयाँ आप बना दिए, सही से स्टोरेज न करें तो आप ही के लिए बड़ी दिक्कतें होंगी। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। फिर क्या लिख रखा है, कभी कभी दवाइयाँ, ठीक है, क्या लिखा है, सही बर्तन में न रखने पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से अधिक इम्प्योरिटी आ जाती है, जैसे प्लास्टिक, आयरन और ग्लास में। इस तरह से उसमें यदि रखेंगे ना तो क्या होगा, आपके सामने एयर नहीं जाएगा तो मेंटेन रहेगा। कभी कभी दवा भी सही से स्टोरेज न होने के कारण से खराब हो जाती है, जैसे मान लीजिए 6 महीना साल भर के बाद आएंगे, चाहे एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। अभी हमारी माता जी हैं, उनको मान लेते सिरप लाया जाए तो आधा से ऊपर पिएगी, मतलब 3 भाग पिएगी, 1 भाग खाएंगी, इसका छाटा, हाँ नीचे वाला नहीं पिया जाता एकदम से अलग है। ठीक है, तो ये क्या लिख रखा है, वहाँ से खराब हो जाती है कहीं, यानी क्या लिख रखा है, कंटेनर के साथ रासायनिक अपक्रिया भी कर सकता है। ठीक, रासायनिक अपक्रिया करेगा तो उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म कर देगा। ठीक, सही स्टोरेज की व्यवस्था न होना, क्यों, क्योंकि बताओ जो स्टोरेज की व्यवस्था नहीं रहेगी तो बैक्टीरिया कंटामिनेशन, धूप धल सब आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसके कारण से हो सकता है। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन क्या लिखा, कभी कभी वातावरण में उपस्थित धूल, ठीक है, स्मोक हो गया, अशुद्ध हवा आदि क्या करे, दवा के उत्पादन में आती है, जिससे इन फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, गुद खराब हो जाता है। ठीक, तो ये कहानी रही इनके बारे में। अब क्या लिख रखा है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, क्या दे दिया गया है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मान लेते हैं परजेंट रहे तो ये करेगा क्या, सबसे पहले क्या होगा, दवा की सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। ठीक, क्योंकि इम्प्योरिटी या दवा की सेल्फ लाइफ जाहिर सी बात खत्म हो जाएगी। क्या लिख रखा, इम्प्योरिटी होने के कारण दवा का कलर और तुम्हारे पास ऑर्डर, टेस्ट आदि का बदलाव हो जाएगा। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास इम्प्योरिटी आने के आने से दवा का क्या हो जाता है, कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, मतलब स्वाद वगैरह भी दिक्कतें में आ सकती है। ठीक, फिर क्या लिख रखा, टेस्ट, मतलब जो तुम्हारे पास टेस्ट आना चाहिए वो रियल में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 बजे ला रहे हैं, खा रहे हैं तो दिक्कत हो जाती है। कुछ समय बाद इम्प्योरिटी दवा में टॉक्सिक बनाने लगता है, मतलब तुम्हारे पास इम्प्योरिटी दवा के अंदर क्या कर देती, केमिकल रिएक्टर करके, और उसकी क्या होती, केमिकल प्रोसेस को खराब करती है, जिससे दवाइयाँ टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक, फिर क्या लिख रखा, कुछ इम्प्योरिटी दवा को थेरापेटिक वैल्यू से घटा देती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, ठीक, कुछ इम्प्योरिटी ऐसी होती है जिसको थर्मा, ठीक है, यानी थेरेपेटिक वैल्यू को क्या कर देती है, कम करती है, यानी बचा देती है, यानी घटा देती है। ठीक, तो ये कहानी रही आपके सामने किसके बारे में, इम्प्योरिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एंड डिस्कस ऑफ मेथड ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बताना है। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में 2023। ठीक, तो ये आपके सामने देख सकते हैं, आपके सामने लिख रखा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविटी समझते हो कि नहीं, तो अब कोई चीज़ घूलेगा तो सॉलिड के फॉर्म में उसे ग्रेविटी थोड़ा सा ज़्यादा ला दिया जाएगा और उसे स्टोरेज करके निकाल दिया जाएगा। तो वही लिख रखा आपके सामने पहला पॉइंट, इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट लिख रखा, देखो एनालिटिकल ठीक है, एनालिसिस होता है। दूसरा आपके सामने लिख रखा, ये एनालिटिक केमिस्ट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसमें, ठीक है, किसी एनालाइट, मतलब किसी पदार्थ की जांच करती है या मात्रा उसके मास के अनुसार, ठीक है, और मास के अनुसार माप कर निकाली जाती है। कहने का मतलब तुम्हारे पास ये जो देखा जाए तो एनालिसिस करता क्या, जैसे कोई दवा बन रहा है, ठीक, तो अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। तो होता क्या, कभी तुम्हारे पास दवा
यानी क्या बनाई जाती है। ठीक है, तो क्या लिख दिया गया है, ठीक है, एनालिटी यानी जिसमें किसी एनालिटिक किसी पदार्थ की जांच की जाती है और मात्रा उसके मास को, ठीक है, माप कर निकाली, तो वजन निकाली जाती है। इसमें एनालाइट को एक शुद्ध ठोस पदार्थ में बदला जाता है जिसे आसानी से क्या कर सकते हैं गुरुदेव, बैलेंस कर सके। ठीक, जितने जल्दी बैलेंस कर दे घर वाले को छुट्टी मिल जाएगा, उसी तरह से हमारे पास यहाँ से प्रोसेस होता कंपनियों में। ठीक, अब इसके अलग अलग स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आपके सामने क्या दे दिया गया, प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन तैयार करना, यानी सिंपल तैयार करना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल को एक डाइल्यूट सोल्यूशन में घोला जाता है। ठीक, फिर उसके दौरान उसी दौरान, ठीक है, उसी दौरान पीएच और वॉल्यूम को सही मात्रा से एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इन्हीं की होती है। दूसरा आपके सामने प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, नीचे तली में बैठ जाता है। सॉल्यूशन में एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ठीक है, मिलाया जाता है। ठीक है, ठीक है, और मतलब प्रेसिपिटेट में सॉल्यूशन मिला दिया जाता है जिससे पॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सेचुरेटेड हो जाता है और एनालिटिक के साथ पार्टिकल की ओर नीचे दब जाता है। बताओ, पार्टिकल के नीचे जब दब जाएगा तो हमको दिखेगा ही नहीं, तो ये कारण हो सकता है। डाइजेशन क्या होता है, जो किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तब वही लिख रखा है सामने, इसमें छोटा, ठीक है, छोटे कण धूल होते हैं और बड़े कण क्या हो जाते हैं, नीचे जाके जम जाते हैं, फिल्टर करके उसके बाद फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग। तो क्या लिख रखा, फल यानी फिल्टर पेपर की मदद से प्रेसिपिटेट को सोल्यूशन को क्या कर दिया जाता है, छान लिया जाता है। उसके बाद वॉशिंग किया जाता है, धोया जाता है। प्रेसिपिटेट को इलेक्ट्रोलाइट के साथ धोया जाता है ताकि उसकी सतह पर चिपचिपी हुई इम्प्योरिटी हट जाए। ठीक, तो यही लिख रखा है सामने, प्रिसिपिटेट को इलेक्ट्रोलाइट के साथ धोया जाता ताकि उसकी सतह से चिपकी हुई इम्प्योरिटी हट जाएगी, हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्लीन एंड ड्राई एंड क्लीन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ड्राई, अब देखिए वो फिल्टर करने के बाद हमको सुखाना पड़ेगा, यानी सैंपल को क्या कर देते हैं, 100 से लेकर 120 डिग्री तक गर्म किया जाता है ताकि उसमें से पानी और सॉल्वेंट पूरी तरह से निकल जाए। तब हमारे पास आती है वॉशिंग। ठीक है, वेइंग, वेइंग मतलब तौलना होता है। प्रेसिपिटेट को ठंड होने के बाद एक, ठीक है, देखिए क्या लिख दिया गया है यहाँ पर, क्या दे रखा है, देखो, प्रेसिपिटेट को ठंडा होने के बाद एक हाईली, ठीक है, एक्यूलेटेड, ठीक है, एक्यूलेटेड एनालिटिक बैलेंस का उपयोग करके तौला जाता है। अब तौलने के लिए भैया फार्मूला दिया गया, क्या दे रखा है आपके सामने, एनालाइट का वजन, ठीक है, स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के द्वारा निकाला जाता है। जैसे ग्रामेट्रिक एनालिसिस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ऑफ एनालाइट और फोर्स ऑफ सिंपल पे हम डिवीजन करेंगे, मल्टीपल करेंगे किससे, 100 से, तब जाके हमको क्या मिल पाएगा आराम से। ठीक है, किसी भी चीज़ का इम्प्योरिटी। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सिद्धांत पे बताना है। लिख रखा, पहला सेचुरेटेड प्रिंसिपल को कम घोलता है, साल्ट को यानी कम घोलता है। दूसरा प्रेसिपिटेट का होना और उसे घोटना। ठीक है, ये आपके सामने रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। सब्सटेंट का धूल यानी धूलेशन, यही होता है। मतलब ये सब क्यों, कैसा है भैया, धूला को अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, फिर क्या लिख रखा, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आप यूज करते हो। पहले लिख रखा क्वालि यानी क्या लिख रखा, क्वांटिटिफिकेशन मतलब ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा का पता करना कि क्या चीज़ इसमें मिलाया जाए। सिद्धांत उदाहरण दिखवा नहीं चाहिए, सिद्धांत है भाई, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यानी तुम्हारे पास देखियो क्या दिया, क्वांटिटिफिकेशन यानी ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा का पता करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, एलिमेंट का एनालिसिस करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। मॉडर्न यानी एनालिटिकल कम्युनिटी इसी सिद्धांत पे काम करती है। यह सिद्धांत हाईली, ठीक है, एक्यूरेट मानी जाती है, मतलब क्योंकि बार बार की जाती है। अभी जो आपके सामने छोटी चीज़ें होती हैं, जितने अच्छे से आप मैनेज करेंगे, जैसे मान लेते हैं अभी बड़ी चीज़ है तो उसको बड़ा जगह चाहिए, छोटी चीज़ है तो छोटी में ही काम चल जाता है। ठीक है, तो ये कहानी रही है आपके सामने यहाँ से इनके बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया आपके सामने, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, तीसरा नंबर। ठीक है, डिस्क्राइब द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स विथ एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या दे दिया गया है इनके बारे में हम आपको बताते हैं।
पेज नंबर 7। पेज नंबर 2। ठीक है। अब आपके सामने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दिया गया है, इसकी हमने डिफिनेशन आपको बतानी है, क्लासिफिकेशन और एक एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर 1 मिनट पर बस। ठीक है, 1 मिनट में इसको आप यहाँ से तक पढ़ेंगे। ठीक, तो आप एंटी डिप्रेशन ड्रग्स को पढ़े होंगे। ठीक है, देखें कितने लोग मेरे भाई पढ़े हैं, बताइए। देखो, नाम से ही पता है डिप्रेशन, कहते हैं ना डिप्रेशन है, तो होता क्या है, एंटी मतलब अगेंस्ट, डिप्रेशन एक तरह की बीमारी है। जब किसी पर्सन को डिप्रेशन को सही करने के लिए हमको जिस दवा का प्रयोग करना पड़ता है उसी दवा को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बोलते हैं। तो क्या दे दिया गया है आपके सामने, यहाँ पे आते देखिए, ऐसी दवा जो अलग अलग प्रकार के डिप्रेशन को ठीक करने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हीं को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, ऐसी भी दवाइयाँ जो अलग अलग प्रकार के डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती है, उन्हीं को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, जब आप होपलेस हो महसूस करने लगते हैं, मतलब होपलेस मतलब अब आपको आशा ही नहीं है कि आदमी होगा या नहीं, ये चीज़ हमको याद होगी कि नहीं, तो होपलेस महसूस करने लगते हैं, यानी यानी कि आप अपने फ्यूचर से उम्मीद खो बैठते, तो इस स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। अब इसमें व्यक्ति क्या करेगा, हमेशा सैडनेस रहेगा, मतलब हमेशा क्या रहेगा, गुमसुदा गुमसुदा रहेगा, तो इस कंडीशन को डिप्रेशन कहते हैं। इसी को ट्रीट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। आपके सामने क्लासिफिकेशन दिया गया, पहला सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर होता है, जिसे हम यस यस आर आई बोलते हैं। इतना बड़ा तुमको नहीं याद होगा तो सिंपल सा ये लिख देना, यस यस आर आई में मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सीटालोप्राम हो जाएगा, दूसरा आपके सामने फ्लूजेक्टिन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, सेरोटोनिन नॉन इपिनेफ्रिन रीएप्टेक इनहिबिटर, यस एन आर आई होता है, जिसमें तुम्हारे पास क्या होगा, डुलोजेक्टिन होता है, वेनाला, ठीक है, वेनाला फ्लेक्जीन होता है। तो ये दवाइयाँ आपके सामने ये दे गई हैं।
ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आपके सामने टीसीए के अंतर्गत, ठीक है, पहला आपसे एग्जाम्पल डेसिप्रामीन हो जाता है, नॉर ट्राइटाइलिन आ जाता है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जिसको हम यम मॉक बोला जाता है, यम ओ, ठीक है, यम ए ओ आई बोला जाता है। यम से मोनो, ए से आपके सामने अमीनो, ओ से ऑक्सीडेज, आई से इनहिबिटर होता है। इसमें पहला एग्जाम्पल क्या हो जाता है, फेनिलजीन आता है। दूसरा आपके सामने ट्राई नाइलो साइप्लो, ठीक है, साइप्रोमीन आता है। उसके बाद ट्रॉपिकल एजेंट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं आपके सामने, यानी ये टिपिकल एजेंट में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, बुप्रोपीन आ जाता है, और नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइजोडॉन आता है। तो ये सब दवाइयाँ आप क्या कर सकते हो, उस व्यक्ति को दे सकते हैं। तो एंटी डिप्रेशन है उसका क्लासिफिकेशन, एक दवा को आपको क्या कर देना है, यहाँ से एक्सप्लेन कर देना है। तो ये आपके सामने दवा दी गई है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए क्या दे दिया गया है आपके सामने, एक दवा, चाहे इसको किसी को एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे, ठीक है, फ्लूजेक्टिन को ही हम क्या कर देते हैं, या छोटा है इसी को ही कर देते हैं। देखिए फ्लूजेक्टिन क्या होता है, किसी को भी एक आप एक्सप्लेन कर देना। फ्लूजेक्टिन एक, ठीक है, यस यस आर आई क्लास का एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होता है। इसका केमिकल नेम आपके सामने, स्ट्रक्चर आपको ये बनाना पड़ेगा, इसका आईपीसी नेम ये है, एन मेथाइल टू फिनाइल 3 ब्रैकेट में 4 ट्राई फ्लूराइडो मेथाइल फिनॉक्सी प्रोपेन 1 अमीन हाइड्रोक्सी क्लोराइड होता है। स्टोरेज कंडीशन आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वगैरह पे रख सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं। अब आते हैं तुम्हारे पास क्या दे दिया गया है यहाँ से, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, टैबलेट भी ले सकते हैं, सोल्यूशन भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब ये सब मार्केट में उपलब्ध होता है। ब्रांड नेम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये जो ब्रांड नेम है याद रखना, अपने तरफ से भी ब्रांड नेम लिख सकते हैं जो आपके दुकान पे उपलब्ध है। इसमें क्या हो जाएगा, प्राजैक आ जाता है, सेरोफेम आ जाता है, और क्या होगा, फ्लूडेन इसका एग्जाम्पल। यूज कहाँ पर किया जाता है, फ्लूजेटिन का उपयोग डिप्रेशन को सही करने के लिए, पैनिक डिसऑर्डर किसी बंदे को हुआ उसको सही करने के लिए, यानी क्या होगा, अनबैलेंस मूड को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लूजेटिन का प्रयोग किया जाता है। तो एंटी डिप्रेशन क्लासिफिकेशन, किसी एक दवा को आपको स्टोरेज की यहाँ पर क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना, बस काम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह दिया आपके सामने, डिस्कस एंटी एंजाइनल ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन विथ, ठीक है, यानी क्या लिखा, देम विथ एग्जाम्पल, मतलब तुम्हारे पास एंटी एंजाइनल जो ड्रग्स होती है इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन के साथ एग्जाम्पल भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कितना एग्जाम्पल वगैरह पूरे अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। तो चलिए इनके तरफ थोड़ा सा रुक करते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स की तरफ। अब एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती है आपके सामने दिया गया है। देखिए एंजाइना क्या होता है, कभी कभी किसी को क्या हो जाता है, चेस्ट में तगड़ा पेन होता है सर। तो अब किसी भी कारण से हो सकता है, जब किसी पर्सन को एंजाइनल हो जाता है, मतलब चेस्ट में तगड़ा पेन होता है, तो इनको सही करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोलते हैं। ये देखा जाए तो केमिस्ट्री बड़ी आसान है, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे तो काम बढ़िया। अब यानी सेकेंड ईयर में जाएंगे तो कोलोजी फार्माकोलॉजी सिलेबस यानी है सेम टू सेम, यही सब चीज़ें हैं। एंटी एंजाइनल ड्रग्स वो दवा है जो एंजाइना पेक्टोरिस के उपचार में प्रयोग की जाती है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस को समांतर चेस्ट पेन भी कहते हैं, मतलब आपके सीने में तगड़ा दर्द होगा तो समझ जाना एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है। एंजाइना पेक्टोरिस एक कंडीशन है, एंजाइना पेक्टोरिस एक कंडीशन है जिसमें हार्ट मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे चेस्ट में क्या होता है, तगड़ा पेन होता है। कहने का मतलब हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। बताओ किसी चीज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो जाहिर सी बात हो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो एंजाइना पेक्टोरिस में एक कंडीशन है जिसमें हार्ट मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे चेस्ट पेन होता है, उसी को एंजाइना बोला जाता है। अब एंजाइना को ट्रीट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है एंटी एंजाइनल होता है। किन किन कंडीशन में हो सकता है, पहला देख सकते हैं, हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलता, मतलब जो हमारे पास हार्ट होता है उसको ऑक्सीजन कम मिलता है तो समझ जाना एंजाइनल प्रॉपर्टी, मतलब एंजाइना हो चुका। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट की कमी, मतलब जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन हो गया और आयरन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें।
हार्ट मसल को प्रॉपर काम नहीं करता। बताओ, जब ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात हो उसमें काम नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया आपके सामने यहाँ से। अब इसका क्लासिफिकेशन, इसको फर्दर किसमें, तीन में क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तीन में क्लासिफिकेशन किया गया आपके सामने। एंटी एंजाइनल को तीन में क्लासिफिकेशन किया गया। कौन कौन, इसका एग्जाम्पल के साथ आप देखिए। पहला आपके सामने वसोडाइलेटर ड्रग्स, मतलब जो ब्लड वेसल ऐसे रहती है उसको थोड़ा सा चौड़ा कर देता है, यानी डायलेट मतलब चौड़ा करना, यानी वसो मतलब आपके सामने जो वेसल्स होती है उसको ये चौड़ा कर देता है, यानी ब्लड वेसल को कर देगा। ठीक, अब इसका भी एग्जांपल देखेंगे। बीटा यानी एड्रीनो रिसेप्टर, जिसे बीटा ब्लॉकर बोलते हैं। दूसरा आपके सामने मेटाबॉलिक मॉडिफायर होता है। अब बीटा ये ब्लॉक करता है, ठीक है, जो आपके बीटा सेल होते हैं उसी रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देगा। वसोडाइलेटर में तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, नाम सुने होंगे आपके सामने, ठीक है, वेरपा मील का नाम सुने होंगे, ठीक है, इसको एक लिख देना है। दूसरा आपके सामने क्या होगा, एमिलोडिपिन का नाम सुने होंगे, इसको आप लिख देना। ठीक, ये हो गया। और तुम्हारे पास क्या नाम सुने होंगे, नाइट्रो, ठीक है, आपके सामने नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ठीक है, ये भी ओरल लिया जाता है, सब लिंगुअल के टंग के नीचे रख के। बीटा ब्लॉकर में तुम्हारे पास नाम सुने होंगे, एटेनोलॉल का नाम सुने होंगे, ये भी आप दे सकते हैं व्यक्ति को। दूसरा आपके सामने क्या होगा, नैडोलॉल भी दे सकते हैं इसके उपचार में। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रोपनालॉल हो जाएगा। तो ये आपके सामने इस कैटेगरी में इतनी दवाइयाँ ले सकते हैं। मेटाबॉलिक मॉडिफायर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से रेनोलोजीन हो जाएगा, ये भी आप दे सकते हैं। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, ट्राई मेटा जी डीन हो जाएगा। तो ये आपके सामने यहाँ से इतनी इतनी दवाइयाँ दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अपने भी आप लिख सकते हैं जो भी दवाइयाँ आती हैं। तो ये आपके सामने एंटी एंजाइनल ड्रग्स, उसका क्लासिफिकेशन के साथ एग्जाम्पल। बट एक एग्जाम्पल को आपको क्या कर देना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ये आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, ये भी आपके सामने एंटी एंजाइनल ड्रग्स कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब ये क्या होता है, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट एक वसोडाइलेटर होता है, ठीक है, इसमें एग्जांपल नहीं लिखे थे क्या, चलिए कोई लेसन नहीं। ये एक वसोडाइलेटर होता है जो वेसल को चौड़ा करके ऑक्सीजन पहुंचाता। बताओ, जितना ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में जाना चाहिए उतना जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल चौड़ा हो चुका, ठीक है। आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट का मैकेनिकल एक्शन नाइट्रोग्लिसरीन की तरह होता है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, जीभ के नीचे रखते हैं, हमारे ब्लड वेसल में अब्जॉर्ब होती है, टारगेट आर्गन पर पहुंच के अपने एक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक, अब क्या लिख रखा है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, कहाँ कहाँ इस दवा का उपयोग यानी रख सकते हैं, कमरे के ताप पे रखा जाता है। मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ भी आप स्टोरेज कंडीशन ये आप लिखेंगे। ठीक, कुछ दवाइयाँ होती जो स्पेशल कंडीशन, जैसे इंसुलिन हो गया, वैक्सीन हो गया, सीरा होगा, टॉक्सिक, ये सब सारी चीज़ें होता है। ठीक, तो कमरे के ताप पर रखेंगे 20 से लेकर 25 या 30 डिग्री सेल्सियस। सनलाइट तथा मॉइस्चर से दूर रखेंगे, ठीक है, पहला सनलाइट से दूर रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो उससे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, मतलब दवाओं को हमेशा हमेशा क्या कर देंगे, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। दूसरा, बच्चों की पहुंच से दूर रखेंगे। बताओ, अभी ये सब खतरनाक दवाइयाँ, एंजाइना वेंजाइना, अब खा लेगा बच्चा तो दिक्कत हो जाएगा, तो बच्चों के पहुंच से दूर रखेंगे। स्टोरेज और स्टेबिलिटी का नाम है। फार्मूलेशन मार्केट में किस किस रूप में आता है, पहला देखा जाए तो मार्केट में टैबलेट के रूप में उपलब्ध होता है, दूसरा कैप्सूल के रूप में होता है। ब्रांड नेम देखा जाए तो दोबारा बता रहे हैं, ब्रांड नेम अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं, जो यहाँ दवाइयाँ, ठीक है, कई होती हैं। आपके सामने क्या होगा, वीडील हो गया, डाईलाइट्रेट हो जाएगा, आइसो, ठीक, आइसोर डील हो जाएगा, ये सब आपके सामने ब्रांड नेम है। अब यूज कहाँ पर कर सकते हैं, आइसो सार्बाइड डाइनाइट्रेट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग समानता एंजाइना पेक्टोरिस में किया जाता है। हार्ट फेलियर में हम इसी का उपयोग करते हैं। ठीक, आइसोफेगियल यानी स्पास्म हो जाएगा। आइसोफेगियल मतलब तुम्हारे पास जो हार्ट के जस्ट ऊपर देखे, पेट के जस्ट ऊपर वाली जो वाल होती है उसे आइसोफेगल रीजन बोला जाता है, उसमें स्पास्म हो जाता है। ठीक है, तो हम भी ट्रीट करने के लिए इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। एंजाइना अटैक के उपचार में, मान लेते किसी पर्सन को बार बार चेस्ट पेन हो रहा, अटैक टाइप में हो रहा, तो उन सबको ट्रीट करने के लिए हम कर सकते हैं। यह ब्लड वेसल को फैलाता है, मतलब ये जो होती है आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, ये ब्लड वेसल को थोड़ा सा चौड़ा कर देगी। अब बताओ, ब्लड वेसल को जब चौड़ा करेगी तो अपने आप जाहिर सी बात ऑक्सीजन की डिमांड बढ़िया से सप्लाई फुलफिल हो जाएगी।
तो ये आपके सामने रहा एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। तो हमके क्या करना, उसको एग्जाम्पल के साथ क्लासिफिकेशन और इसको एक दवा को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाईयूरेटिक क्या होता है, डिस्कस केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फुरसामाइड के बारे में बताना पड़ेगा पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी डिफाइन करते हैं डाईयूरेटिक, फिर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो डाईयूरेटिक क्या होता है, किसी को सुने होंगे कि पेशाब फ्लो सही से नहीं हो रहा, करेक्ट टाइप में हो गया, यानी पेशाब सही से नहीं हो रहा है। ठीक है, यूरिन सीक्रेशन में हेल्प करता है मेरे भाई, एक एक बोला इज द करेक्ट। ठीक है, तो डायूरेटिक क्या होता है आपके सामने, डायूरेटिक ऐसी दवा होती है जो मूत्र उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब क्या कहते हैं, डायूरेटिक जब लेंगे ना, तो जैसे पेशाब बार बार आपके सामने सही से नहीं हो रहा है, तो पेशाब का फ्लो थोड़ा सा तेज हो जाएगा, यानी मेंटेन हो जाएगा, तो उसी को डायूरेटिक कहते हैं। डायूरेटिक मुख्यतः शरीर में जल तथा आयनों जैसे सोडियम क्लोराइड के उत्सर्जन को बढ़ाती है, जिससे ब्लड हमारे पास, ये भी ब्लड फ्लो को क्या कर देता है, हाइपरटेंशन को भी ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है इस कैटेगरी की दवा। तो ये रही आपके सामने डायूरेटिक के बारे में। डायूरेटिक को फर्दर 3 में क्लासिफिकेशन किया गया, पहला लूप डायूरेटिक, दूसरा थियाजाइड, तीसरा आपके सामने वीक डायूरेटिक होता है। अब वीक डायूरेटिक को फर्दर डिवीजन किया गया, मान लेते हैं आपको एग्जाम्पल नहीं याद रहेगा ये सब चीज़ें ना, तो आपको सामने यहाँ पर यही 2-3 एग्जाम्पल, जैसे ये नहीं लिखा गया इसी के सामने लिख देना, बस अपना काम हो जाएगा। तो क्या दे रखा है, लूप डायूरेटिक जिसे हम क्या बोलते हैं, हाई एफिकेसी बोला जाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल फुरसामाइड हो जाएगा, बुमटानीडा हो जाएगा, टोरसामाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने लूप डायूरेटिक का इसका एग्जाम्पल है। थियाजाइड में तुम्हारे पास क्या होगा, मीडियम इफिकेसी होती है, मतलब ना तो ज़्यादा ना तो कम। इसमें क्या हो जाएगा कि देखो जाइड है तो बेंजोथियाजाइड, हाइड्रोक्सी क्लोरोथियाजाइड, जेपामाइड, ये आपके सामने इसके एग्जाम्पल है। वीक डायूरेटिक में तुम्हारे पास कुछ समय के लिए शॉर्ट में होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसमें क्या हो गया, एसिटाजोलामाइड हो गया। इस बार यह लिखा रखा पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक, जिसमें क्या होता है आपके सामने, स्पाइरोलैक्टोन होता है, इम्लोरोनोन होता है। ठीक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में तुम्हारे पास क्या होगा, मैनिटॉल हो गया, आइसोसर्बाइड इसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये सब आपके सामने कहानियाँ दी गई हैं यहाँ से। ठीक, अब आपके सामने देखिए, जो आपके सामने किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं उसका स्ट्रक्चर, अब जो लूप डायूरेटिक बोले इसी पे ये वर्क करता है, ये जो कंडीशन वाले रीजन है इसी पे ये वर्क करता है। ठीक, तो ये कहानी रही आपके सामने डायूरेटिक के बारे में और क्लासिफिकेशन की। अब लगे हाथे फुरसामाइड का रखा है, तो फुरसामाइड को भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ से क्लियर कर देते हैं, जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही एक्सप्लेन करें। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, ठीक है, बट ये क्लोजी डायग्राम नहीं बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा, बट आप थोड़ा बढ़िया बनाएंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, देखिए कॉपी को जितना सुंदर बना सके एग्जाम में उतना ही ठीक है, जिसे अब बताओ बढ़िया सज बज के जाता रहा, बढ़िया दिखाता था आदमी, अब मलिच्छ लेखन जाएगा कोई तो क्या होगा, कोई देखा नहीं करेगा। इस तरह से एग्जाम में जितना कापी अच्छे से अच्छे आप क्या करें सजा सके वो सजाइए। ठीक है, अब सजाने में वहाँ कुमकुम नहीं ले जाना है, बढ़िया से अपने जो भी है वहाँ लिखना है। फुरसामाइड एक यानी क्या लिखा, बेंजोइक सल्फेनामाइड फ्यूरान, जो तेज शुरुआत और क्रिया करने की शॉर्ट ड्यूरेशन तक बना रहता। कहने का मतलब तुम्हारे पास ये बहुत तेजी से शुरुआत करता हो, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे मान लेते फुरसामाइड किसी को डायूरेटिक हो चुका है, यानी तगड़ा हाइपर टेंशन मान लेते हो चुका, तो डायूरेटिक देंगे तुरंत पहुंचेगा किडनी के पास, कहेगा है निकाल भरभरा भाई पेशाब, ठीक है, तो निकाल देगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। इसका फुरसामाइड का स्ट्रक्चर आपके सामने ये दिया गया। इसका आईपीएसी नेम यहाँ देखेंगे तुम्हारे पास क्या लिख रखा, 2 फरफ्यूराइल लील हो गया, यानी दूसरे नंबर पे आपके सामने फरफ्यूराइल, मतलब ये वाला पूरे को बोला जाता है ये। उसके बाद तुम्हारे पास अमीनो, अमीनो मतलब ये वाला ग्रुप अमीनो हो गया। 4 क्लोरो, यानी चौथे नंबर पे देखिए क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। 5 नंबर पे क्या हो जाएगा आपके सामने, ये वाला सल्फोएमाइल हो जाएगा। अब इसको क्या होगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो इसका आपके सामने आईपीएसी नेम दिया गया। स्टोरेज और स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, फुरसामाइड को कमरे के ताप पे रखा जाता है, टैबलेट के फॉर्म में दिखे आता है इसे। ठीक है, सूर्य के प्रकाश तथा मॉइस्चर से दूर रखना, यानी एयर टाइट कंटेनर में रखना, यानी बंद कंटेनर में रखें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा।
फिर क्या लिख रखा है आपके सामने, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में टैबलेट मार्केट में आता है, इंजेक्शन भी मार्केट के प्रेजेंट होता है। तो ये मार्केट में तुम्हारे पास प्रेजेंट होता है। कुछ ब्रांड नेम दिया गया है, जैसे आपके सामने क्या दे रखा है, फुरसुमीन दे रखा है। दूसरा आपके सामने क्या होगा, फुरुसिन होगा, लैसिक जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यदि आपको और भी ब्रांड नेम पता है तो यहाँ पर आप छाप सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं है। ठीक, अब फुरसामाइड का गुरुदेव उपयोग कहाँ पर करते हैं, हमने देख सकते हैं। फुरसामाइड का उपयोग किडनी प्रॉब्लम में किया जाता है। मान लेते हैं किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है तो उसको प्रमोट करने के लिए हम फुरसामाइड का प्रयोग करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए भी बोले थे। किसी बंदे को हाइपर टेंशन हो चुका है, मतलब उसके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम कर सकते हैं। हार्ट फेलियर में हम प्रयोग कर सकते हैं। लीवर सिरोसिस में, मतलब किसी बंदे को लीवर सिरोसिस हो गया तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम कैटेगरी में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कहानी रही आपके सामने फुरसामाइड की। ठीक है, जो कहा था हमने क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। छठा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, डिस्कस हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन शॉर्ट, मतलब शॉर्ट जो कह रखा तो 5 नंबर का है, तो इसको बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है और किसी एक को हम डिफाइन कर देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए साफ साफ लिख रखा आपके सामने हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपो मतलब क्या होता है गुरुदेव, कम। अब ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज लेवल। ठीक है, हाइपो मतलब कम, भाई करेक्ट हो गया। ठीक है ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है, देखिए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एक ऐसा दवा है जो ब्लड में उपस्थित शर्करा यानी ठीक है शुगर स्तर को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब देखिए होता क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो ब्लड में उपस्थित शर्करा लेवल को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहलाता है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि मुंह के द्वारा यदि हम लेंगे तो इसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। इसे दो में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपके सामने पेरेंटल हाइपोग्लाइसेमिक, दूसरा आपके सामने ओरल। पेरेंटल हाइपोग्लाइसेमिक ऐसे एजेंट होते हैं जो इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में इंटर कराए जाते हैं, जैसे आपके सामने इंसुलिन का इंजेक्शन सुने होंगे। ठीक, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को यहाँ पर क्या कर दिया गया, इतने में कैटेगराइज किया गया है। जैसे आपके सामने क्या लिख रखा है, सल्फो सल्फोनाइल यूरिएज होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, टलबुटामाइड हो जाएगा। ठीक है, ग्लीबेंडामाइड हो जाएगा, ग्लीबेंडामाइड हो जाएगा। ठीक, बिगोनाइड में देखा जाए तो आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया जिसको हम मेटफॉर्मिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके सामने, मेटफॉर्मिन बोला जाता है। ठीक, दूसरा आपके सामने क्या हो गया, मेगलीटीनाइड हो जाएगा। ठीक है, यह एनालगस बोलते हैं। रेपाग्लेनाइड हो जाएगा, नेटाग्लीनाइड हो जाएगा। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया। थिया ठीक है, थियाजोली डी डियोन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, रोस यानी रोसीग्लिटाजोन हो जाएगा, पियोग्लिटाजोन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने अल्फा ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक कॉर्बस बोलते हैं। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, मिगलीटॉल हो जाएगा। तो ये आपके सामने दिया गया है यहाँ से, ये इसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक, अब हमारे शरीर के अंदर यानी सुक्रोज यानी इंसुलिन लेवल कैसे मेंटेन होता, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, पेट के जस्ट नीचे एक ग्लैंड रहती है जिसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज में एक बीटा सेल रहती है, बीटा सेल इंसुलिन को निकालने का काम करता है। तो ये सिंथेसिस कैसे होती, देखिए सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का संश्लेषण। बीटा सेल पैंक्रियाज बायोसिंथेसिस करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्री इंसुलिन बोला जाता है, जिसे सिंगल चैन होती है। इसमें से तुम्हारे पास 24 अमीनो एसिड जो होता है वो निकल जाता है। 110 अमीनो एसिड और प्लस में प्रोटीन, प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन को तोड़ा जाता तो प्रो इंसुलिन बन के तैयार हो जाएगा, यही एक्टिवेट होकर हमारे शरीर के अंदर काम करता है। इतना भाई मैकेनिज्म नहीं याद रहेगा तो सीधे बोल देना इंसुलिन का निर्माण हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल में होता है, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये कहानी रहती है आपके सामने इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हो गया है। यहाँ पर किसी एक दवा को एक्सप्लेन कर देना। हमने यहाँ पर मेटफॉर्मिन को करते हैं, देखो मेटफॉर्मिन को करते हैं। मेटफॉर्मिन एक बिगुनाइड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब जो मेटफॉर्मिन होता है ये क्या होती है, बिगुनाइड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है। यह यकृत में ग्लूकोज निर्माण और अवशोषण की कमी करके इंसुलिन को मेंटेन कर। कहने का मतलब यकृत में जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, यकृत में रियल देखा जाए तो ग्लूकोज में स्टोरेज होता है,
उसके निर्माण तथा अवशोषण को कमी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेटफॉर्मिन का रियल स्ट्रक्चर देखेंगे आपके सामने, ये दिया रहता है केमिकल स्ट्रक्चर इन आईयूपीएसी नेम, ये आपके सामने केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया, इसका नंबरिंग कर देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, और HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड लिख सकते हैं कोनोटेशन। 1 नंबर पे देखा जाए तो एक मिथाइल यहाँ एक मिथाइल यहाँ, तो 1,1 डाई, 2 है तो डाई, और इसको मिथाइल बोला जाता है, मिथाइल हो जाएगा। अब इस पूरे चेन को क्या बोलते हैं आपके सामने, बाई गुआनाइड बोलते हैं, और इसे HCl को हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नेम आपके सामने यहाँ दिया गया। स्टोरेज, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, कैसे हम स्टोरेज कर सकते हैं, मेटफॉर्मिन को बंद कंटेनर में ही रखा जाता है। ठीक है, अब मेटफॉर्मिन को हमेशा बंद कंटेनर में रखा जाता है। दूसरा, कमरे के ताप पर रखें 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। दूसरा, सूर्य के प्रकाश तथा मॉइस्चर से आपको क्या करना है, इसको दूर रखना है। ठीक, तो ये सब कंडीशन दी गई है। दूसरा आपके सामने फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन प्रकार, मतलब मार्केट में किस किस रूप से आता है, टैबलेट के रूप में आता है, सस्पेंशन के रूप में आता है। दूसरा आपके सामने सोल्यूशन, मतलब मोस्टली इन फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होता है। दूसरा आपके सामने क्या लिख रखा, ब्रांड नेम, पहला दे रखा आपके सामने ग्लूकाफेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास रियोमेट हो जाएगा, ठीक है, फर्टामेट हो जाएगा, टैबलेट सस्पेंशन के रूप में आता है। ठीक, उपयोग कहाँ कर सकते हैं, मेटफॉर्मिन का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में किया जाता है। डायबिटीज भी 2 टाइप का होता है, एक आपके सामने सुने होंगे टाइप 1 और टाइप 2 हो जाता है। टाइप 1 को क्या बोलते हैं, डायबिटीज मिलाइटस बोलते हैं, और टाइप 2 को क्या बोला जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस बोला जाता है। ठीक है, मेटफॉर्मिन, इसका उपयोग असामान्य रिप्रोडक्टिव पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में किया जाता है। ठीक है, यानी देखो रिप्रोडक्टिव पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में किया जाता है। दूसरा आपके सामने एडल्ट पर्सन में इंसुलिन को मेंटेन करने के लिए हम मेटफॉर्मिन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए ट्रेनिंग करने जाना सेकेंड ईयर के बाद, तो दवाओं को थोड़ा सा जानबूझ के सही से पढ़ना। अभी जब हम सबका बैच क्या कर दिया था बाबू, ट्रेनिंग पे था, तो मेट्रोजिल 400 लिखा था तो उसको लगा मेटफॉर्मिन है। ठीक है, तो 400 500 मोस्टली गोद देते हैं तो समझ नहीं पाते, नहीं मेटफॉर्मिन उठा के दे दिया, उसको मेट्रोजिल देना था। अब तबीयत उसकी खराब हो गई, अगले दिन भैया खड़ा अस्पताल घेर लिए, कौन दिया, पूरा कैमरा वगैरह चेक हुआ। ठीक है, तो अब इसीलिए बोला जाता कोई भी दवा न समझ में आए तो अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। ठीक, वहाँ बैठे रहते हैं आपके सामने फार्मासिस्ट असिस्टेंस, या तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 7वां नंबर, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 एग्जाम्पल, मतलब आपके सामने 3 दिया गया, किन्हीं 2 का आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना, हम तीनों बताएंगे। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है, ये तो भैया पूछा जाता है। ठीक है, यानी आपके सामने क्या लिखा, मेडिकल अधेरेंस, हाँ भैया सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ठीक है, मेडिकल अधेरेंस वगैरह। यन साइड कैटेगरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोला जाता है। तो इन सबको हम क्या कर देंगे, 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते हैं। तो 7वां का तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, यहाँ पर चलते हैं, पेज नंबर 17 पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्योंकि 2.5 नंबर का है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो भैया दिक्कत ज़्यादा, पहले हम पूरा चलिए करा देते हैं। ठीक है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा तेज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान लेते ये कभी कभी देखा जाए तो पूछ दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, लॉन्ग में पूछ दिया जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, बट बच्चे ना परेशान हो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो क्या देखिए लिख रखा है, एसिड बेस टाइट्रेशन, याद रखना लॉन्ग में पूछा जाता है। लिख रखा है इन केमिस्ट्री एसिड बेस टाइट्रेशन का उपयोग अम्ल और क्षार की अज्ञात सांद्रता का मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास केमिस्ट्री में, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको एसिड दे दी जाए, कोई बेस दे दिया तो तुम जान ही नहीं पाओगे भैया एसिड है कि बेस है। उसको पहचानने के लिए, ठीक है, उसका विश्लेषण करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक टाइट्रेशन करते हैं जिसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके सामने, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बोलते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का सिद्धांत अम्ल और क्षार के बीच, ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाले उदासीनीकरण अभिक्रिया पर आधारित होता है। यानी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो होता है अम्ल और क्षार के बीच होने वाले उदासीनीकरण अभिक्रिया का आधार होता है। ठीक, तो ये कहानी रहती इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को हम फिनाप्थलीन एक तरह का इंडिकेटर होता है, इससे उपयोग करते हैं। कहने का मतलब जैसे 2 ठी सोल्यूशन बनाओ, यदि
फिनाप्थलीन डालो, यदि पिंक कलर होता समझ जाना बेस है, यदि कलर न चेंज हो तो समझ जाना एसिड है। तो इससे हम फिनाप्थलीन एक तरह का इंडिकेटर होता है, इससे पहचान लेते हैं कि आपके सामने एसिड है कि बेस है। अब एसिड बेस तुम्हारे पास टेस्ट सोल्यूशन, हाँ उसे टेस्ट सोल्यूशन बोलते हैं। देखिए एसिड और बेस जब रिएक्शन करते तो पहला साल्ट बनाता, दूसरा आपके सामने वाटर बनाता। तो यानी साल्ट भी आपके सामने उदासीन है, वाटर भी उदासीन, इसीलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा, कभी कभी पूछ देता है एक नंबर में, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 के स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वीक एसिड में तुम्हारे पास क्या होगा? CH3COOH, यानी सिरका जो होता है आपके सामने वीक एसिड के अंतर्गत आता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो होता है आपके सामने वीक एसिड होता है, इसको सिरका भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं। तो ये आपके सामने क्या होता है, आपके निजी देखा जाए तो ये सब वीक के अंतर्गत आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के अंतर्गत तुम्हारे पास NaOH और KOH होता है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस में तुम्हारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आता है। ठीक, तो ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसमें टोटल किन तीन थ्योरी होती जो एसिड बेस टाइट्रेशन को एक्सप्लेन करती है। पहला थ्योरी क्या होगी? आर्हेनियस थ्योरी। दूसरा ब्रोस्टेन लौरी थ्योरी होती है, लेविस थ्योरी होती है। जो दो मेन होता है, आर्हेनियस और लेविस वाली थ्योरी ज़्यादा फेमस होती है। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ एक एक थ्योरी को थोड़ा सा तेजी से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला आपके सामने आर्हेनियस थ्योरी आती है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड ये क्या कहते हैं? एसिड एक ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है, सब्सटेंट होता है जो एक्वस सोल्यूशन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देता है। मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को यदि पानी में घोलो यदि हाइड्रोजन आयन दे तो समझ जाना वो एसिड है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। अकॉर्डिंग टू बेस देखा जाए तो बेस, इनका आर्हेनियस का मतलब बेस का कहना कहता है बेस एक ऐसा, ठीक है, सब्सटेंट है जो एक्वस सोल्यूशन में घोलने पर OH आयन देता है। ये H आयन देगा तो एसिड, OH आयन देगा तो बेस होता है। इनका कहना एक्वस मतलब सारे हमारे भैया क्या होता है, एक्वस पूछ रहे हैं आप, एक्वस मतलब क्या होता है? जलीय पदार्थ होता है। ठीक है, मतलब ऐसे चीज जो पानी में आराम से घुल जाए। एक्वा अभी देखेंगे आता है ना, एक्वस सोल्यूशन मतलब उसमें पानी होता है। तो एक्वा मतलब क्या होता है आपके सामने? पानी, यानी जली, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपके सामने? जली बोला जाता है। तो वही बोला गया है, तो जल में यदि घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा तो समझ जाना वो एसिड है, यदि OH आयन देगा तो समझ जाना बेस है। एसिड देखिए टूटता कैसे, पानी में डालने पर एक्वस में होता क्या है? ठीक है, आपके सामने एक्वस में होता क्या है, देखिए बोला गया HCl यदि पानी में डाला जाएगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, तो इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं आपके सामने कि एसिड है कि बेस है। अब बेस में तुम्हारे पास NaOH जो होता है एक्वस सोल्यूशन, OH जो होता है, ठीक है, OH, और यानी OH ये बताता है कि आपके सामने बेसिक नेचर का है, सोडियम आपके सामने अलग हो जाएगा। लिमिटेशन, इनकी सीमा क्या होती है? ठीक है, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, यह थ्योरी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन नॉन एक्वस टाइट्रेशन में फेल हो जाता है। मतलब अभी पानी रहेगा तो चल जाएगा भाई, पानी या नहीं रही तो कैसे तुम जानवा, घोल भी नहीं पाएगा तो काम हो जाए, तो वहाँ पर फेल हो जाती है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन सॉल्वेंट की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता, यदि पानी न हो तो इनकी थ्योरी फेल हो जाती है। फिर कहला कौनो टेंशन नहीं, हम बाड़ी न मर दें, अला कौन? ब्रोस्टेड लॉरी थ्योरी, ये कहला कौनो टेंशन नहीं, हम बाड़ी तो भैया ऊ गलत कैल तो हम थोड़ी ना गलत करब। कहला चला, अच्छा तू ही तो नहीं बतावा। ठीक है, तो आ गए आपके सामने कौन? हमारे पास फटा पोस्टर निकला हीरो। आ गए थे ब्रोस्टेल्ला और थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड क्या होता है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। वो देखियो हाइड्रोजन पॉजिटिव बोले थे, वही सेम टू सेम ये बोले थे। ठीक है, कि मतलब जो प्रोटॉन को डोनेट करता, देता है, उस पर भैया धन चार्ज होता है। तो एसिड यदि प्रोटॉन दान करेगा तो एसिड नेचर का हो जाएगा। ठीक, बेस क्या कर देता है? एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, वही चीज बताए थे बट ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में घुमा दिए थे। ठीक है, तो ये कहानी हो गई यहाँ से। देखिए क्योंकि हाइड्रोजन आयन कहेंगे तो हाइड्रोजन मतलब तुम्हारे पर डोनेट कर रहा है, डोनेट मतलब प्रोटॉन दाता हो तो तभी तो डोनेट करता है। बेस क्या कर देता है आपके सामने? एक्सेप्ट करता है, तो बेस कहलाता है। अब इनका लिमिटेशन कहाँ पर हो गया? ठीक है, इनका लिमिटेशन क्या होता है? यह थ्योरी केवल प्रोटॉन होने पर ही होता है, अब प्रोटॉन नहीं रहेगा तो नहीं हो सकता। ठीक, यह थ्योरी बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें पे ये काम कर जाता है। ठीक है, मतलब पहली थ्योरी, ठीक है, फेल हो गई, इसीलिए ये तीन थ्योरी। हाँ मेरे भाई, ठीक है भाई, आप केमिस्ट्री है 9th में 11th में तो भैया महा ऑब्सेप्शन भरा हुआ
ठीक है, यह थ्योरी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकती। मान लेते कोई ऐसा चीज कहेगा हम प्रोटॉन में नहीं दे, तू का करवा। जैसे आपके सामने कौन सी फैमिली हो गई, इनर्ट गैसेस वाली फैमिली हो गई, ठीक है, नोबल प्राइज वाली नोबल गैसेस, वो प्रोटॉन देवा नहीं करेगा भाई, तो खतरनाक हो जाएगा, तो वहाँ पर इनकी थ्योरी फेल हो जाएगी। कहना है कौन टेंशन है, एक थ्योरी हम लावत आड़ी तनी एके तो बतावा। तो लेविस थ्योरी आई, लेविस थ्योरी का कहला देखा, इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एसिड एक इलेक्ट्रॉन जोड़े में एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एसिड जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को यदि एक्सेप्ट करना रहेगा तो जोड़े में, हमेशा पेयर में करेंगे, ठीक। बेस हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, डोनेट करते हैं, या एक्सेप्ट करते हैं या डोनेट करते हैं, जस्ट उसी को घुमा दिए बस काम। इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन, बात वही है, इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन माइनस कर दिए। एसिड को लेविस एसिड कहा जाता है तथा बेस को लेविस बेस कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, एनायन होते हैं, और एसिड क्या होते हैं आपके सामने, कटायन होते हैं। इनकी लिमिटेशन मोस्टली सही थी। लेविस एसिड और लेविस बेस का अरेंज किया जाता है रिएक्शन के प्रकार से, ठीक है, उनको अलग अलग करते हैं कि ये खतरनाक एसिड रहेगा तो अलग, और खतरनाक बेस रहेगा तो अलग किया जाएगा, ठीक। अब कैसे जानोगे कि भैया एसिड बेस है, तो उसके लिए हमको टाइट्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा सब्सटेंस जो किसी कंपाउंड की उपस्थिति में कलर कामा स्मेल कामा और चीज़ें परिवर्तित करता है, उसी को इंडिकेटर बोलते हैं। क्या कहते हैं, गांव में देखेंगे इंडिकेटर, सीधे गाड़ी जा रही है तो गाड़ी मुड़ना है तो इंडिकेटर जला देंगे आगे पीछे वाला। अब भैया भोजपुरी में गाना सुने होंगे, ठीक है, इंडिकेटर वाला ठीक है, तो वही समझिए, इंडिकेटर मतलब बताता है कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, कईयों प्रकार के होते हैं, बट मेनली हमने 3 लिखा है। एक लिटमस पेपर होता है, यदि ब्लू लिटमस क्या हो जाता है, किसी भी कंपाउंड के बारे में, यानी स्मेल ऑर्डर, ठीक है, भी कह सकते हैं, सही भाई, वही लिख रखा है, स्मेल हो गया ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर हो गया, स्मेल को ऑर्डर भी बोला जाता है भाई, वही तो बात है यार, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। देखिए, अपनी भाषा में बना के लिख सकते हो, लिटमस पेपर, यदि कोई भी ब्लू लिटमस पेपर है एसिड को किसी भी कॉन्टेक्ट में आएगा तो रेड कलर का हो जाएगा, समझ जाना एसिड है। यानी नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, BAR याद रखना, बार याद रखना, बी से ब्लू, ए से एसिड, आर से रेड हो गया, बार याद रखना कि ब्लू लिटमस जब रेड होता तो समझ जाना एसिड है। दूसरा आपके सामने जब रेड लिटमस पर ब्लू हो जाता है तो इसको याद करने के लिए RBB हो जाएगा, RBB हो जाएगा आपके सामने, नीले को लाल कर देता तो नीले को लाल कर दिया है यहाँ से, लाल लिटमस को नीला कर देता तो समझ जाना वो बेस है, ठीक है, इसको याद रखना। आर से रेड हो जाएगा, बी से बेस हो जाएगा, बी से भी ब्लू हो जाएगा, ठीक। फिनोप्थलीन देखा जाए तो क्या होगा, एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता, बट बेस के साथ कौन सा कलर देता है आपके सामने, पिंक कलर देता है, ठीक। ये कहानी हो गई यहाँ से, जय भीम भाई, ठीक है, प्रदीप कुमार ने बढ़िया भेज दिया। फिर लिख रखा फिनोप्थलीन देखा जाए तो हमारे पास एसिड के साथ कलरलेस होता है और बेस के साथ क्या होता है आपके सामने, पिंक कलर होता है। मिथाइल ऑरेंज देखा जाए तो हमारे पास एसिड के साथ रेड कलर होता है और बेस के साथ किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। अब इनका कहाँ कहाँ उपयोग में करते हैं, कहीं प्रयोग करेंगे तभी तो उपयोग में लाया जाता है। दूसरा आपके सामने, ठीक है, लिख रखा बारबीटूरेट की उपस्थिति में जांच करने के लिए किया जाता है। निकोटेनिक एसिड को हम जांच करने के लिए करते हैं, अमीनो एसिड यानी प्रोटीन का प्रेजेंस है कि नहीं उसके लिए, एस्पिरिन का जो दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं उन सब के लिए, जांच के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन का काम लिया जाता है। ये शॉर्ट में पूछा था बट हमने पूरी लॉन्ग में इसको डिस्कस कर दिया, पीडीएफ में भी लॉन्ग में ही रहेगा क्योंकि ये लॉन्ग में पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। एक्यूरेसी क्या होती है गुरुदेव, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, लॉन्ग बताएं आपने, ठीक है, हाँ लॉन्ग बता दिए मेरे भाई, ठीक है। देखिए, अब एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब कहेंगे सर मोस्ट बता दीजिए रियल चीज़ हम बताते हैं। जब हम 11th में पढ़ते थे तो एक हमारे सर थे, ठीक है, तब जब पढ़ाई होती थी ना तो वो बताते थे ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक, 2 टॉपिक पढ़ाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पर लिखवा देते थे वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी, मतलब चैप्टरवा भूखा का कोई वर्डा नहीं बचा रहता था, टॉपिकवा नहीं बचा रहता था भैया, सब इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता था। बट कोई टेंशन नहीं, उनका कहने का मतलब ये था क्योंकि वो बहुत साल से पढ़ा रहे थे, कम से कम 30-35 साल से, तो एक्सपीरियंस हो चुका था, हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं से पूछ लेते थे। तो ये एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, कहते हैं गोली मार दे वो
हेड शॉट मार ले, कहता बड़ा एक्यूरेट मार ले बा। ठीक है, तो ही एक्यूरेसी वास्तविक मान के बहुत करीब या सबसे करीब राशि का परिमाण होता है, उसी को एक्यूरेसी कहते हैं। कहने का मतलब जो वास्तविक मान लेते 5 है, ठीक है, 5 है, आप ऐसे फेंकला ऐसे ऐसे ऐसा 5, अरे बहु एक्यूरेट आ गई हो। तो एक्यूरेट क्या होता है, एक्यूरेट ऐसी वैल्यू होती है जो चाहे एग्जैक्ट आए या उसके बहुत 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 करीब आए, उसी को एक्यूरेसी बोला जाता है। एक्यूरेसी हमेशा ट्रू वैल्यू के नज़दीक होता है। दूसरा, एक्यूरेसी इज आल्सो नॉन एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेसी को हम किस नाम से जानते हैं, एक्यूरेट वैल्यू के नाम से जानते हैं। एक्यूरेसी हमेशा एक्सेप्टेबल वैल्यू के बहुत नज़दीक होता है। क्या होता है, बहुत नज़दीक, यानी पास पास होता है। देखिए सबसे पहले देखो, ये मान लेते हैं आपके सामने टारगेट साइट है, मेन पॉइंट है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब आप जो तीर लिए एग्जैक्ट यही मार दिए तो भैया एक्यूरेसी हो जाएगी। अब इसके थोड़ा सा इधर माने तो इसके नज़दीक है, यहाँ पर देखो मार दिए, तब भी आप बोला जाएगा आपके सामने यहाँ से, हाँ 0.000 उतना नज़दीक वैल्यू जाती है तो समझ जाना एक्यूरेसी हो जाती है। जैसे मान लेते हैं आपके सामने कितना दे रखा, G=9, हमारी अपनी भाषा में तुम समझो यार, इससे बताते हैं। देखिए आपके साइज सर बोले कि 6.5 सेंटीमीटर का तनी एक रेखा खींचता है। आप जब खींचें तो 6 देखा जाए तो 0 ठीक है, आपके सामने 0 0, अरे भैया गाली दे, चलो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, 5 और 6, मतलब तुम्हारे पास ये मीटर है और सेंटीमीटर में है, ठीक है, या आपके सामने सेंटीमीटर, ये एम है, दशमलव एम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, या थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपके सामने 6 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो मतलब इसके लगभग लगभग 5 के करीब है, ये 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा इधर उधर रहे तो उसी को एक्यूरेट वैल्यू बोली जाएगी। ठीक, अब प्रिसीजन क्या होता है आपके सामने लगे हाथे, प्रिसीजन देख लेते हैं। प्रिसीजन किसी प्रयोग को बार बार दोहराने से प्राप्त नज़दीकी वैल्यू होती है, उसी को प्रिसीजन कहते हैं। कहने का मतलब प्रिसीजन वैल्यू आपस में नज़दीक होते हैं, मतलब तीनों आपस में नज़दीक होगी कितना भी करेंगे, यह ट्रू वैल्यू से दूर भी हो सकती है और पास भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, देखिए ये ट्रू वैल्यू है, आपने जो तीर मारा, ठीक है, तीर मारा तो तीनों इसी से इसके पास यदि लगे तब बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर न लग के तीनों आपस में पास पास हो तब भी उसको प्रिसीजन बोला जाएगा, या इससे थोड़ा सा दूर आपस में बहुत बहुत पास पास हो उसको भी प्रिसीजन बोला जाएगा। तो अलग अलग प्रिसीजन पे आपके सामने, मतलब पास होना चाहिए आराम से, ठीक है, तो उसी को प्रिसीजन बोला जाता है। तो ये रही एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। अब क्या दे रखा है, एनसेड कैटेगरी की दवा क्या होती है, एनसेड भी मोस्ट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चनों में से आपके सामने एक है। तो एनसेड क्या होता है इसको हम आपको अच्छे से थोड़ा सा बताते हैं। देखिए एनसेड हो गया आपके सामने, एनसेड देखिए इसको नॉर्मल भाषा में एनसेड बोलते हैं, ठीक है, एग्जामिनर इसे कहेगा फुल फॉर्म ऑफ एनसेड। तो एनसेड मतलब देखिए एनसेड मतलब ये हो गया, या कहीं कहीं बोला जाता है एन एस ए आई डी बोलते तो ज़्यादा टाइम लगता है, सीधे एनसेड बोल देते हैं। क्या लिख रखा है, एन से नॉन, एस से स्टेरॉयडल, ए से एंटी, और आई से इन्फ्लामेटरी, और ए से एजेंट, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट ऐसा दवा है, ठीक है, जिसका उपयोग सूजन कामा, दर्द कामा, बुखार के लिए किया जाता है, उसी को एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। इसका इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किसी पर्सन को सर दर्द है तो एस्प्रिन उठा के देंगे, ठीक, या आइबुप्रोफेन दे देंगे, गठिया रोग है तो डाइक्लोफेनेक दे देंगे या साइक्लोपैरा दे देंगे, चोट लग गई है तो हम क्या करना है, साइक्लोपैरा प्लस में सरसेरियोपेप्टाइडेस दे देंगे, मानसिक धर्म हो रहा है तो मेफनामिक एसिड देंगे, मेफ्टाल इस पास के नाम से आता है, आदि अन्य स्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। आपके सामने एनसाइड के बारे में, एजेंट लिखिए, ड्रग्स लिखिए, बात एक ही है। तो ये इंट्रोडक्शन रहा आपके सामने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में, इसे क्लासिफिकेशन किया गया आपके सामने इतने में, ठीक है। आपके सामने पहला नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के अंतर्गत एस्पिरिन आता है, आइबुप्रोफेन आता है, डाइक्लोफेनेक आता है, यानी मेफनामिक एसिड आता है, ऊपर थोड़ा सा करते हैं, एसाइक्लोफेनेक आता है। तो ये आपके सामने नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के अंतर्गत आता है। इन्फ्लामेशन यानी सूजन होता है, हाँ भाई इन्फ्लामेशन मतलब सूजन होता है, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत इतनी दवाइयाँ आती हैं, जैसे आपके सामने क्या हो गया, एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, मेफनामिक एसिड हो गया, साइक्लोफेनेक हो गया, ठीक, तो ये सब आती है इसके अंतर्गत।
सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सेलिकॉक्स बी हो जाता है, मेलॉक्सी कैम आता है, इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या, ये बहुत दवाइयाँ होती बट हमने इसको बहुत शॉर्ट में बनाया हुआ है। एनाल्जेसिक होती है, एंटी पायरेटिक होती है विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, इतना लिख लेगा। एनाल्जेसिक मतलब किसी को बुखार हो गया तब भी दे सकते हैं। एंटी पायर उल्टा बोल दिया जी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, एंटीपायरेटिक मतलब एंटीपायरेटिक कंडीशन में दे सकते हैं, या थोड़ा बहुत आपके सामने इन्फ्लामेशन कहीं हुआ, सूजन हो गया, तो उस भी एक्शन में पीसीएम काम करता है। इसलिए सरकारी हॉस्पिटल पे देखेंगे ना, हर कंडीशन पे क्या कर दिया जाता है, पैरासीटामॉल थमा दिया जाता है, पीसीएम खाने के लिए बोला जाता है। तो यही कहानी आपके सामने ये होती है। तो इंट्रोडक्शन प्लस में क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ किसी एक दवा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए एस्पिरिन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एस्पिरिन एक तुम्हारे पास एसिटिक अनहाइड्रेट, ठीक है, ठीक है, के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को एसिटाइल, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा यहाँ से एसिटाइल, यानी इस क्या होगा, एसिटाइल करके बनाया जाता है। ठीक है, प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से ये बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ये दिया गया है। ठीक है, अब याद रखना, एक नंबर में या 3 नंबर में सीधा कहेगा स्ट्रक्चर और आईपीसी नेम बनाओ, सही 1 नंबर में सीधा कह देगा, ठीक है, एस्पिरिन का भैया स्ट्रक्चर बनाइए, ड्रा द, ठीक है, स्ट्रक्चर आप, या कहेगा राइट द आईपीसी नाम एस्पिरिन, तो इस टाइप से पूछा जाता है। पैरासीटामॉल का थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, ये पूछा जाता है कभी कभी। देखिए केमिकल स्ट्रक्चर आईपीसी नेम ये दिया गया, ये आपके सामने बेंजीन की रिंग हो गई, इसके ऊपर आपके सामने यहाँ पर कार्बन OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसका तुम्हारे पास क्या होगा, दूसरे नंबर पे ये लगा हुआ है जिसको 2AC, ठीक है, एसीटो, ठीक है, एक्सीटसाइल बेंजोइक एसिड, इसका आईपीसी नेम होता है। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन देखा जाए, इसे हमेशा हमेशा कमरे के ताप पे रखा जाता है। ठीक है, 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, कहीं 20 से 30 लिखा रहता है, कहीं 20 से 25, उसका टेंशन न लेना। सूर्य के प्रकाश तथा मॉइस्चर से इसको क्या कर देना, आपको दूर रखना, तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बंद कंटेनर में रखें, बंद कंटेनर में रखेंगे आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ये कंडीशन हो गई। फिजिकल यानी देखो, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में आता है, सोल्यूशन के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में, ये सब हमारे पास आता है। ठीक है, ब्रांड नेम देखा जाए तो एस्पिरिन के नाम से आ जाता है, एनासिन के नाम से आ जाता है, ठीक है, एलारी, ठीक है, एल्का रीन के फॉर्म में आता है। ठीक, उपयोग में देखा जाए तो एस्पिरिन का उपयोग फीवर में किया जाता है। ठीक है, मतलब एस्पिरिन का उपयोग फीवर के साथ साथ मोस्टली दर्द में किया जाता है। फीवर के लिए हम पैरासीटामॉल का प्रयोग करते हैं। मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, ठीक, तब प्रयोग कर सकते हैं। दांत दर्द में प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी बुखार जुखाम, सर दर्द तगड़ा होता तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी सूजन को कम करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, बट सूजन को कम करने के लिए सरसेरियो पेप्टाइड है, जो 0 का सबसे लास्ट वाला फार्मूला होता, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन को A to Z तरीके से आपके सामने हमने कवर कर लिया। देखिए पढ़ाने में कोई कोताही न करते हैं हम, उस तरह से अपनी पूरी 100% शिज्जत के साथ, ठीक है, पूरी अच्छे तरीके से आप पढ़िए। ठीक है कि नहीं, ऐसा लीपा पोती वाला काम है, ये हमारा बस के नहीं है। ठीक है, भौकाली टाइप में नहीं पढ़ाएंगे, तो भाई स्लो मोशन में पढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपके माइंड में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर बैठा दिया जाएगा। अब सोचिए 1 घंटा 8 मिनट के अंदर, मतलब 1 घंटा मान लेते हैं हमने ये कवर किया। अब ज़्यादा टाइम इधर नहीं लगेगा, हमको शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट में तुम्हारे पास क्या क्या दे रखा है आपके सामने, किसी 10 क्वेश्चन दिया गया, 11 क्वेश्चन दिया रहता, हम 11 कराएंगे, यानी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट रखना पड़ेगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 10 3 30 नंबर हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक, तो सबसे पहले दे रखा आपके सामने इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन गुरुदेव क्या होता है, इनकी कहानियाँ सुनते हैं। पहला फार्माकोलॉजी, बजरंगबली हनुमान, ठीक है, आपके सामने इंसुलिन के बारे में बताना है, पेज नंबर 24। ठीक है, तो ये आपके सामने इंसुलिन दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं इंसुलिन की कहानी दी गई है। ठीक है, अब इंसुलिन क्या होता है, कैसे होता है, इसको दिया गया है, उपयोग वगैरह भी दिया गया है। इंसुलिन क्या होती है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होती है। अभी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में देखे हुए थे। ठीक है, यानी इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो पैंक्रियाज के बीटा सेल से निकलती है। ठीक,
इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या कर देती है, कंट्रोल करती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज जो लेवल होता है, कम होना है कि ज़्यादा होना, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, यदि ब्लड में इंसुलिन की कमी होगी तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अब भैया बढ़ जाएगा तो आपके सामने क्या हो जाएगा, आपके सामने डायबिटीज हो जाएगा। मतलब डायबिटीज मतलब आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो ये कंडीशन होती है इंट्रोडक्शन। अब आपके सामने लिख रखा फिजियोलॉजिकल रोल, मतलब हमारे शरीर में इसका रोल क्या होता है। पहला लीवर की बात की जाए, इंसुलिन लीवर में ग्लूकोज की एंट्री को प्रमोट करता है, ठीक है, जिससे यानी ग्लूकोज को किस में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज किया जाता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो उसे स्टोरेज करके रखा जाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तोड़ के ग्लूकोज के फॉर्म में उपयोग किया जाएगा। ग्लाइकोजीनोलाइसिस और तुम्हारे पास ग्लाइकोजीनोजिन यानी जीनोसिस मतलब लाइसिस मतलब टूटता, जेनेसिस मतलब बनाने का, इनहिबिट करने का काम करता है। स्केलेटल मसल पे काम करता है। ये इंसुलिन जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को भी बढ़ाता है, जिससे स्केलेटल मसल थोड़ा सा स्ट्रांग होती है। ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है, तो ये एक्टिविटी हो गई। अब फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है इनका, यदि हमारे शरीर में इंसुलिन के लो सिक्रीशन होगा, तो ये लिख रखा है लो सिक्रीशन करता है तो इंसुलिन का, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया ट्रीटमेंट हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ये आपके सामने कही गई इंसुलिन के बारे में। लिखना चाहें तो अपनी मर्जी से भी बना के बहुत सारा लिख सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, पैंक्रियाज को निकलने वाले शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो ऐसे कई भी लिख सकते हैं, उसका टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, एंटीवायरल एजेंट। अब इधर थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती है, एंटीवायरल ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ होती है जो वायरस को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसी को एंटीवायरल ड्रग्स बोला जाता है। बस काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ से क्या दे रखा आपके सामने, देखिए क्या दे दिया गया, एंटीवायरल एजेंट मतलब एंटीवायरल ड्रग्स होता है। क्या होता है आपके सामने, ऐसी दवा जिसका उपयोग वायरस के ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है, उसी को एंटीवायरल एजेंट कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे किसी के शरीर के अंदर वायरस इंटर कर गया है जो खतरनाक टाइप में है, तो हम उसको मारने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स का प्रयोग करेंगे। तो उसी को सही करने के लिए भाई जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं। बस। अब वायरस क्या होता है, वायरस लिविंग तथा नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है। एंटी लग गया तो मतलब उसके, हाँ भाई ठीक है, हाँ ये तो ट्रिक लगा है। एंटी कहीं भी लग गया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अपना ट्रिक बनाया बताया है, हाँ, ट्रीट करने के लिए या उसके अगेंस्ट काम करता है। एंटी कहीं भी लगे, जैसे मलेरिया के आगे एंटी लग गया तो मलेरिया को ठीक करने के लिए, वायरस के आगे लग गया तो वायरस को ट्रीट करने के लिए, बैक्टीरिया के आगे लग गया तो बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए होता है। तो वायरस के पास न्यूक्लियस नहीं होता। ये वायरस को ग्रो करने के लिए होस्ट की चाहिए, यानी होस्ट चाहिए। वायरस को ग्रो करने के लिए होस्ट मतलब हमारा शरीर चाहिए। किसी भी जीव के शरीर के ऊपर तभी ग्रो करेगा जब तक उसके अंदर नहीं इंटर कर जाएगा, तभी काम होने वाला है। इसे फर्दर 3 में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहले आपके सामने एंटी हर्पिस वायरस, एंटी हर्पिस वायरस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसाइक्लोविरिस का एग्जाम्पल। ये याद रख लेना भाई, कभी कभी पूछ देगा, कहेगा कोई एक नंबर में किसी 2 एंटीवायरल एजेंट का नाम बताना है। तो यानी एंटी हर्पिस वायरस में तुम्हारे पास एसाइक्लोवीर आ जाता है। दूसरा आपके सामने क्या हो गया, फेमसिलो, ठीक है, सैक्लोवीर आ जाता है। अब एंटी रिट्रो वायरस में तुम्हारे पास क्या होगा, जीडोविडीन आता है, और तुम्हारे पास डेलाविरिडीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में तुम्हारे पास क्या होगा, रीबा, ठीक है, रीबा वेरिन हो जाता है, और क्या हो जाता है, लेमी वुडीन हो जाती है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल दिया गया जो हमारे सिलेबस में एक फर्स्ट ईयर में इतना है। एसाइक्लोविर ये याद रख लेना भाई, एंटीवायरल बार बार बोल रहे हैं, इसमें से कुछ भी 2 दवाइयाँ लिख देंगे, एक नंबर बन जाएगा। एंटीवायरल में एसाइक्लोविर आ जाता है, रिबाविरिन आ जाता है, और क्या होगा, रेमडेसिविर आ जाता है, और फोविपिराविर आता है, यानी अमीनाटाडिल, ठीक है, डीन या सीएल आ जाता है, आइडोजुरिडीन आ जाता है, और इसमें फैसो करटेन आ जाता है, जीडू, ठीक है, जीडोविडीन आ जाता है। तो ये सब आपके सामने दवाइयाँ दी गई हैं। ठीक, तो ये आपके सामने एंटीवायरल ड्रग्स का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, कुछ एग्जाम्पल के साथ हमने इसको देखा है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, पेनिसिलिन के बारे में। अब
पेनिसिलिन क्या हो गया, पेनिसिलिन नोटाटम एक तरह का फंजाई से प्राप्त करने वाला पहला एंटीबायोटिक आपके सामने यही दिया गया है। इसको कहाँ चला गया जी, पेनिसिलिन पेनिसिलिन पेनिसिलिन, पेनिसिलिन लिखे थे यार, कहाँ चला गया, इंसुलिन पेनिसिलिन की तरह लिखे थे। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, मेन समय पे हिड़बा नहीं करेगा, ठीक है। लिपिड, ग्लाइकोसाइड, भाई चलो कोई टेंशन नहीं, दूसरे क्वेश्चन, बट पीडीएफ में इंसुलिन रहेगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर फैट सॉल्युबल ओआरएस हो गया, ठीक है, केएफटी हो गया, एलएफटी हो गया, साइनो, ये भाई काम कहाँ चला जाएगा, डीएनए वगैरह, इंसुलिन ही लिखा गया था जी, पेनिसिलिन लिखे थे, ठीक है। विटामिन सी एब्जॉर्प्शन, न्यूक्लियोटाइड, माल न्यूट्रिशन, ठीक है भाई, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, हम इसको उसमें ऐड कर देंगे पीडीएफ में, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो पता नहीं जब समय पे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ देता है आपके सामने, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ये देखा जाए तो क्या होगा, एंटी नियोप्लास्टिक सबसे लास्ट में यदि आप देखे होंगे तो उसमें रहा होगा, ठीक है, उसमें रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट पे आ जाते हैं आपके सामने, यहाँ से देखिए क्या दे रखा है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट हो जाता, क्या लिख रखा है आपके सामने यहाँ से, कैंसर के ट्रीटमेंट में, बहुत सही, ऐसी दवा जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहा जाता है। नियोप्लास्टिक मतलब कैंसर का दूसरा नाम है, ठीक है। तो क्या लिख रखा है आपके सामने, ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन को खोजकर किसी ने की, ठीक है सर, वो नाम भी बता दीजिए, बता दीजिएगा। ठीक है सर, बतिया नहीं समझे हम आपके सामने, देखिए, ऐसी दवा जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में की जाती है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, सॉरी एंटी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहा जाता है। एंटी नियोप्लास्टिक को हम एंटी कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब कैंसर को हम क्या कर देते हैं, सेल को, ठीक है, कैंसर सेल आल्सो कॉल्ड एज हेला सेल। अब ये होता क्या है, जैसे आपके सामने यहाँ पर मान लेते हैं चोट लग गई यहाँ पर, तो ये क्या होता है, जैसे 1 2 दिन 4 दिन बाद हमारा सेल क्या कर देता है, इसको भर देता है। तो सेल के अंदर एक चीज पाया जाता है जिसमें बीच में क्या होता है आपके सामने, न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। ये कंट्रोल करता है कि सेल को कितना डिवीजन कराना है, बट कैंसर सेल के पास रोकने वाला कोई नहीं। मान लेते एक बार डिवीजन शुरू हो जाए तो धड़ 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 क्या करेगा, बहुत तेजी से अपने आप को मल्टीपल करता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसे क्लासिफिकेशन बहुत खतरनाक टाइप से किया गया है, ठीक है, देखेंगे लास्ट में बहुत बड़ा ये क्लासिफिकेशन है। पहले आपके सामने क्या होगा, एल्कलाइटिक एजेंट में तुम्हारे पास पहला एग्जांपल मैक्लोरो, ठीक है, मैक्लोरोथामीन आता है, मेल्फालॉन आता है, इसका एग्जांपल। एंटी मेटाबोलाइट्स में तुम्हारे पास क्या होगा, मेथोट्रैक्जेट आता है, और क्या हो जाता है, मरकैप्टोप्यूरिन आता है, थियोग्लुआनीन आता है, गुआनीन आता है। नेचुरल प्रोडक्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, बिनब्लास्टीन आता है, बिनक्रिस्टीन आ जाता है, ईटोसीड आता है, इसके आपसे सामने नेचुरल प्रोडक्ट के अंतर्गत। एंटीबायोटिक में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, नीटोमाइसिन आ जाता है, एक्टिनोमाइसिन इसका एग्जाम्पल होता है। हार्मोन में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पेडनिसलोन हो जाएगा, टैमोजीफेन हो जाएगा, टैमोक्सिफेन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल। रेडियो एक्टिव में तुम्हारे पास क्या होगा, रेडियो, ठीक है, आपके सामने रेडियो गोल्ड सोल्यूशन आता है, और तुम्हारे पास सोडियम सल्फेट आता है। ये रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो हम ट्रीटमेंट में प्रयोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल का हम प्रयोग करके सही कर सकते हैं,
ठीक है, तो इन सब का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के टाइप अलग अलग के कैंसर होते हैं। यदि स्किन में कैंसर हो तो समझ जाना कार्सिनोमा हो चुका है। यदि बोन में हो तो सार्कोमा हो जाएगा, ठीक है, रेडियोथेरेपी बोलते हैं या कीमोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है। आपके सामने बोन में या ब्लड में कैंसर हो सकते तो सार्कोमा हो जाता, सार्कोमा। यदि यानी बोन में कैंसर हो, बोन मैरो में कैंसर हो, मतलब जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी देखो ऐसे बीच में खोखला जगह होती है, उसको बोन मैरो बोलते हैं, वहीं से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। यानी बोन मैरो में यदि मान लेते कैंसर होगा तो समझ जाना ल्यूकीमिया हो चुका है। ये सब तुम्हारे पास बीमारियों का नाम है, ठीक है। तो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल यहाँ से, ठीक है, टाइप लिख देना, बस काम हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके सामने 5वां नंबर क्या लिख रखा, क्लोरोक्यूनिन दे रखा है, ठीक है। क्लोरोक्यूनिन तुम्हारे पास यहाँ पर आती है, ठीक है, क्लोरोक्यूनिन। अब क्यूनिन में तुम्हारे पास थोड़ा सा यदि आप देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा क्लोरोक्यूनिन में देखेंगे ना, क्लोरोक्यूनिन कर दिया। एंटी मलेरियल ड्रग्स यदि आप पढ़े होंगे तो वहाँ से आप इजीली काम कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्या कर दिया जाएगा, आपको हम बताते हैं क्लोरोक्यूनिन क्या होता है, ठीक है। देखिए क्लोरोक्यूनिन सल्फेट के नाम से आता है, ठीक है। मॉस्क्यूटो से होता है शायद क्लोरोक्विन, नहीं, मॉस्क्यूटो से रिलेटेड होता है, क्या नाम सही गेस किए हैं, बट मलेरिया के प्रति जैसे मलेरियल ड्रग्स पढ़ेंगे तो उसी कैटेगरी की एक दवा है। तो देखिए क्लोरोक्यूनिन सल्फेट होता है, इसका स्ट्रक्चर ये दिया गया, आईयूपीएसी नेम आपके सामने ये दिया गया है, ठीक है। ओ भैया क्लोरोक्यूनिन सल्फेट होता है, इसका आईयूपीएसी यानी स्ट्रक्चर ये दिया गया, इसका आईयूपीएसी नेम यहाँ दिया गया। स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन में क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, कमरे के ताप पे रखिए, ठीक। वेल क्लोज कंटेनर में आपको बंद के रखना है। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब सनलाइट और मॉइस्चर से क्या कर देना, इसको आपको दूर रखना है। कुछ फार्मूलेशन देख लिया जाए, मतलब ये मार्केट में टैबलेट, सिरप तथा इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध होता है। ब्रांड नेम में देखा जाए तो क्या होगा, लेरियंगो होता है, एरिलाइन होता है और नेवाक्यूनिन इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, यानी क्लोरोक्यूनिन का उपयोग किया जाता है मलेरिया के ट्रीट में, अमीबियासिस को सही करने के, रेमेटॉइड अर्थराइटिस में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये क्लोरोक्यूनिन की कहानी रही। ऐसे आएगा तो भैया बड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। अब क्या दे दिया गया है, ठीक है, सर कल बायोकेमिस्ट्री 2025 का सॉल्यूशन करवा देना, ओके बरदस्त, ठीक है, ट्राई किया जाएगा, अपना 100% दिया जाएगा, चिंता आप नहीं करिए भाई। ये हो गया। दूसरा आपके सामने रिफाम्पा सीन दिया गया, रिफाम्पा सीन क्या होता है, इनके वन की कहानी चलती है, ठीक है। लाइन नीतीश, ठीक है, आपके सामने एक हम यहाँ पर देखिए रिफाम्पासिन हो जाएगा, ठीक है। रिफाम्पासिन यदि आप ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुने होंगे, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है। देखिए आपके सामने रिफाम्पासिन हो जाएगा, हाँ बोल दिए मेरे भाई, करवा दिया जाएगा, ठीक है, अपना 100% दिया जाएगा, ठीक है। देखिए भाई रात दिन मिल के इसको हमको क्या करना है, किसी तरह से कंप्लीट करना है, आपसे ज़्यादा हमें चिंता है, ठीक है। देखिए कभी भी कोई टीचर नहीं सोचता है कि हमारा स्टूडेंट फेल हो जाए, वो सोचता है किसी तरह से स्टूडेंट को क्या कर दिया जाएगा भाई, पास करा दिया जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो उसकी टेंशन आप न लीजिए, जरूर से जरूर कराया जाएगा। देखिए रिफाम्पासिन एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक डेरिवेटिव है। एंटीबायोटिक मतलब सेमी सिंथेसिस, मतलब थोड़ा सा नेचुरल प्रोडक्ट इसमें है, ठीक है। एंटीबायोटिक डेरिवेटिव है, यानी डेराइव्ड है, जो स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है, मेडिटेरानिया से प्राप्त किया जाता है। अब क्या होगा, स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्टेप्टोमाइसिन होता, माइसिन से, मेडिएट्रोरिना से, इससे प्राप्त किया जाता है। मतलब ये सब तुम्हारे पास ये जो दिया गया है एक तरह का साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम, उससे प्राप्त किया जाता है। रिफाम्पासिन के पास माइक्रोबैक्टीरियम के प्रति एक्टिव होता है, कहने का मतलब हमारे यदि मान लेते हैं आपके शरीर के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करने वाला, टीबी एजेंट करने वाला आपके सामने प्रेजेंट है, तो उसको क्या कर देता है, तुरंत मार देगा, इसके प्रति वो तो एक्टिवेट होके अपना काम करेगा, इसको रिफाम्पासिन कहा जाता है। हाँ टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये हो गया। अब सुनिए स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे थोड़ा सा चल लेते हैं। कमरे के ताप पे रखा जाता है, मतलब इस दवा को कमरे के ताप पे रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश तथा मॉइस्चर से आपको क्या करना है, इसको दूर रखना है। बंद कंटेनर में आपको रखना है, तो इन चीज़ों पे आप रख सकते हैं। दूसरा आपके सामने फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, यानी मार्केट में कैप्सूल के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में और टैबलेट्स के फॉर्म में भी आता है, ठीक है। देखेंगे AKT3 AKT4 ऐसे होता ना, उसी में देखेंगे रिफाम्पासिन भी होता है।
ठीक है। ब्रांड नेम देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, रिफाडीन आ जाता है, रिमैक्टोन यानी 10 आता है इसका एग्जाम्पल। यूजेज की बात की जाए तो आपके सामने क्या लिख रखा है, ट्यूबरकुलोसिस स्टोरेज कंडीशन सबका लगभग लगभग सेम होता है। हाँ वो तो बोले मोस्टली सबका सेम होता, कुछ दवाइयाँ होती जिसका हमें क्या करना, स्टोरेज कंडीशन थोड़ा सा स्पेशल होता, अलग से याद करना पड़ता, जैसे इंसुलिन हो गया, सीरा हो गया, वैक्सीन हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो यानी यूज कहाँ, ट्यूबरकुलोसिस में उपयोग किया जाता है। मतलब ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। टीबी को काजेज करने वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है आपके सामने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, ठीक है आपके सामने कुलोसिस होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये पॉजिटिव एजेंट है। टीबी आपके सामने, ये टीबी अलग होती है, वो टेलीविजन वाला अलग होता है, ये टीबी अलग होती है। ठीक है। मेनिंजियोकोकाइलर इन्फेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। हेंसन डिजीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन कंडीशन में हम रेफाम्पासिन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया, कहानी आगे चलते हैं। लिख रखा आपके सामने कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में सुने होंगे। कोलिनर्जिक ड्रग्स का आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन थोड़ा सा कर देंगे, बस काम हो जाएगा। मम्मी 1.5 घंटा भाई चिल्लाना बड़ा मुश्किल है। चलिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आप हैं तो हम भी हैं। ठीक है। क्या दे दिया गया है जी, यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स हमसे पूछा गया है। ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग्स, कॉपी कहाँ चली गई भाई। कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक दवाइयाँ होती हैं। 1 मिनट पर 10, ये कॉपी थी यार, ऐसे गड़बड़ा जाएगा यार, सब दिखा नहीं पाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आपकी नज़र से एक बार जाया रहेगा तो कम से कम आप कुछ तो कर देंगे एग्जाम में। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा ही जाएगा। लाते हैं भाई, ठीक है, बट दिखाना कंपल्सरी है। कौन सा चीज था, कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एक पीछे कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक ड्रग्स आपके सामने, ये कोलिनर्जिक है ना, हाँ सही है, ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, किसी तरह से लाया जाएगा भाई, आपको दिखाया जाएगा। ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग्स उल्टा एंटी कोलिनर्जिक होता है। हाँ भाई देखिए, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है आपके सामने यहाँ पर आ गया। ठीक है। उसको भी खोज के करना चाहिए था, चलो कोई टेंशन नहीं, बट हम आपको उसका पीडीएफ में ज़रूर डाल देंगे। ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ होती जो एसिटाकोलिन की क्रियाओं को बढ़ाती है या रोकती है, उसी मोस्टली बढ़ाती है। ठीक है। रोकती है या बढ़ाती है। पैरासिम्पैथो, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। कहने का मतलब जो आपके सामने, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन होता है, उसको क्या कर देती, क्रिया को बढ़ाने का काम करता है, रोकता नहीं, मोस्टली बढ़ाने का काम करता है। जब रोकेगा तो एंटी कोलिनर्जिक के अंतर्गत आ जाएगा। ये दवाइयाँ कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर कार्य करती है, इसलिए बोला जाता है आपके सामने कोलिनर्जिक ड्रग्स। ये दवाइयाँ मुख्य रूप से स्टम यानी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करने का काम, हार्ट रेट का काम और नर्व इम्पल्स जैसे कार्यों को प्रभावित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास ये दवाई जो स्मूथ मसल होती है उसको मेंटेन करता है, हार्ट रेट को सही थोड़ा सा करता है, नर्व इम्पल्स जैसे कार्यों को क्या कर देता है, ये प्रभावित करने में मदद करता है। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब इसका तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, कुछ दवाओं का एग्जाम्पल याद रख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये लिख रखा आपके सामने। कोलिनर्जिक ड्रग्स में डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट होता है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है। इनडायरेक्ट
एक्टिंग एंटी कोलिनर्जिक स्टेज होता है। अब आते हैं कोलिनर्जिक एंड यानी एगोनिस्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, एसिटाकोलिन आता है। दूसरा आपके सामने मेथाकोलिन आता है, पिलोकार्पिन आ जाता है, मिस्कॉर्निक एसिड आता है। तो ये सब आपके सामने डायरेक्ट एक्टिंग के अंतर्गत आते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फाइसोस्टिग्मीन हो जाएगा, नियोस्टिग्मीन हो जाएगा। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, कार्बो ठीक है कार्बारील हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिस्टिग्मीन हो जाएगा। तो ये आपके सामने दवाइयाँ दी गई हैं। तो इन कट यानी कैटेगरी में मोस्टली किया गया है। तो आपके सामने जब आएगा तो पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आपके सामने ये क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल लिख के काम खत्म कर देंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन था तो भाई इसको छोड़ देते तो मज़ा नहीं आता। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ से देखिए क्या दे रखा, आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट हो गया। जब आपको एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोला गया था तो उसमें हम आपको इसको बताए थे, दोबारा बताते हैं आपके सामने। देखिए क्या लिख रखा, 8वां नंबर आइसोसर्बाइड के बारे में, ठीक है। आइसोसर्बाइड क्या होती है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स के कैटेगरी के अंतर्गत ये दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। भाई कहाँ चला गया जी, ये सेकंड कॉपी नहीं क्या, नहीं इसको हटाओ जी। ठीक है, सेकंड कॉपी 31 पेज नंबर, ठीक है। देखिए आपके सामने आइसो सार्बाइड डाइनाइट्रेट होता है। ये क्या होता है, अभी पढ़े थे इसको। आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रिक एक वसोडाइलेटर होता है, मतलब ब्लड वेसल को थोड़ा सा चौड़ा करता है, जिसे वेसल को चौड़ा करके ऑक्सीजन पहुंचाता है। मतलब हार्ट को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो कंडीशन होता है एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये करता क्या है, नस को थोड़ा सा चौड़ा कर देगा, ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल कर देगा, बस काम हो जाएगा। आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट का मैकेनिज्म एक्शन नाइट्रोग्लिसरीन की तरह होता है। मतलब इस दवा का जो तुम्हारे पास एक्शन होता है उसे नाइट्रोग्लिसरीन भी बाहर की तरह काम किया जाता है, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, इसको कमरे के ताप पे रखा जाता है, सनलाइट तथा मॉइस्चर से आपको दूर रखना है, एयर टाइट कंटेनर में हमेशा रखना, बच्चों की पहुंच से दूर रखना। फार्मूलेशन देखा जाए तो ये टैबलेट के फॉर्म का कैप्सूल के फॉर्म में इसको हम मार्केट में उपलब्ध होता है। ब्रांड नेम दोबारा बता रहे हैं, ब्रांड नेम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो या नेट पे भी सर्च कर सकते हो। इसमें तुम्हारे पास ब्रांड नेम में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, बीडील आता है, डाइलेट्रेट आता है, आइसोरडील आता है, इसका एग्जाम्पल। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं आपके सामने, समानता एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस जब आपके सामने हार्ट में पेन होता है उसको बोला जाता है, हार्ट फेलियर में प्रयोग किया जाता है। आइसोफेगल स्पास में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी एंजाइना अटैक में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लड वेसल को फैलाने का काम इसी का आता है, ठीक है। तो इसी को आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन रही आपके सामने यहाँ से इनके बारे में, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, ट्रॉपिकल एजेंट क्या होता है। ट्रॉपिकल एजेंट क्या होता है, देखेंगे ऐसी दवाइयाँ जो हमारे शरीर के ऊपर लगाई जाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एजेंट बोलते हैं, या एंटी माइक्रोबियल एजेंट के नाम से भी जानते हैं इसको। अब कहानी क्या दे रखा देखिए, एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं इनके बारे में सुनिए। ऐसे पदार्थ या रसायन जो किसी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म को मारने अथवा उनके ग्रोथ को रोकते हैं उसी को एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट समानतः जैसे डिसइंफेक्टेंट का उपयोग समानतः नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को साफ करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लेते किसी एरिया में, ठीक है, जो चोट लग गई है तो उसको क्लीन करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट का प्रयोग करते हैं या ट्रॉपिकल एजेंट का प्रयोग, मतलब मोस्टली देखा जाए तो सतह के बाहर प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास देखिए क्लासिफिकेशन में, एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है और जर्मीसाइड होता है। अब इस टर्मोलॉजी को याद रखना है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, लिविंग जीवों के रोकने के लिए, जैसे डेटॉल हो गया, सॉला यानी क्या हो गया वो आता है ना, यानी सॉल्वेन आता है ना, उसमें प्रयोग किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट किल करने के लिए किया जाता है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। अब बैक्टीरियोसाइड रहेगा तो समझ जाना किल होता है, साइड वर्ड कहीं भी लगा रहा, जैसे बैक्टीरियोसाइड बैक्टीरियो को मारेगा, हर्बिसाइड जो हर्ब को मारेगा, फंगीसाइड जो फंगस को मारेगा, इस तरह से होता है। जर्मीसाइड मतलब जर्म को पूरी तरह से किल कर देता है। तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन, ये क्लासिफिकेशन। हमारे सिलेबस में देखा जाए तो ये आपके सामने एंटी माइक्रोबियल एजेंट आता है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट मान कहीं आपका जल उल गया है तगड़ा, सोस के नाम से क्रीम आती है, उसको लगाएंगे बड़ी तेज़ी से वर्क करता है।
आयोनिक सिल्वर होता है इसका एग्जाम्पल, क्लोरोहेक्जी यानी क्या होता है, हेक्जिडिन ग्लूकानेट होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है घाव को धुलने में, बोरिक एसिड होता है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, कहीं हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर होता, पोटेशियम परमैंगनेट होता। तो इन दवाओं को हम एंटीमाइक्रोबियल या ट्रॉपिकल एजेंट के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गुरुदेव, रेडॉक्स टाइट्रेशन दिया गया। ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशन खड़े खड़े यहीं पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ लेते हैं यहीं पर। ये हो गया लाभ। देखो रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, वर्ड में देखिए, वर्ड से कमांड पा जाएंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर देंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए रेडॉक्स टाइट्रेशन ये कहानियाँ दी गई हैं। अब रेडॉक्स को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से आपकी भाषा में समझाते हैं इस पे। देखिए रे, ठीक है, डॉक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ा जाए तो आपके सामने रिडक्शन होता है। ठीक है, और प्लस में आपके सामने क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, ये मान लेते कोई कंपाउंड है, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का जुड़ना, एरो प्लीज देखिएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का क्या करना बाबू, निकलना, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन मतलब एक कोई कंपाउंड है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का यहाँ से निकलना क्या कहलाता है आपके सामने, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये रिडक्शन क्या होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होता है, उसी को रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। रिडक्शन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है आपके सामने, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये प्रक्रिया हो गई यहाँ से। रेडॉक्स इंडिकेटर क्या होता है, ये भी टाइट्रेशन का एक पार्ट है। रेडॉक्स टाइट्रेशन में ठीक उपयोग होने वाले अलग अलग कलर दिखाना इंड पॉइंट को रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। अभी बोले थे रेडॉक्स इंडिकेशन होता क्या, इंडिकेटर बताता ही यही केवल ये चीज़ें जो हो रही है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि क्या चीज़ें हैं, उसको बताने की जिम्मेदारी इंडिकेटर की होती है। कुछ सेल्फ इंडिकेटर होते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट चेंज होता है पिंक से, ठीक है, कलरलेस, मतलब मोस्टली पिंक कलर का होता है। जब इंडिकेटर के जब इंड प्रोडक्ट आएगा तो कलरलेस हो जाएगा, तो समझ जाना ये प्रेजेंट है। आयोडीन ब्राउन से किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फिना, ठीक है, फिनाथ्रोलीन होता है जो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। ठीक है, सूचक इंडिकेटर का चयन काहे करते हैं, यानी इंडिकेटर आइडियल होना चाहिए। पहले देखा जाए तो इंडिकेटर सूटेबल और आइडियल होना चाहिए। ठीक, फास्ट कलर चेंज होना चाहिए, तुरंत बता दे कि भैया कि कलर चेंज होके क्या है, रिएक्शन पे कोई प्रभाव न डाले, ऐसा तुम्हारे पास इंडिकेटर हर के पास के होना चाहिए। यानी रेडॉक्स टाइट्रेशन का उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं, फिनाइल के यानी डिटर्मिनेशन में, जो फिनॉल होता है ना तो उसके डिटर्मिनेशन में हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आपके सामने लिख रखा है लिमोनाइट के आयरन की उपस्थिति में, मतलब लिमोनाइट है, ठीक है, उसमें आयरन की मात्रा है कि नहीं, उसको जांचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं। लाइम स्टोन में कैल्शियम का पता करने के लिए हम रेडॉक्स टाइट्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो इन इन चीज़ों पे हम क्या कर सकते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन का उपयोग में ला सकते हैं। तो ये कहानी रही आपके सामने रेडॉक्स टाइट्रेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, आपके सामने माउथ वॉश के बारे में। माउथ वॉश क्या होता है, कभी कभी किसी को बंदे को चोट लग जाती है तो उसको गलाला करने के लिए डॉक्टर क्या कर देते हैं, पाउडर के नुमा देते हैं, घोल देते हैं, उसी को माउथ वॉश कहते हैं। तो माउथ वॉश क्या होता है, फेस वॉश अलग होता है, माउथ वॉश अलग होता है। तो क्या लिख रखा देखिए, माउथ वॉश क्या होता है, माउथ वॉश एक कॉन्सेंट्रेटेड स्पष्ट जली विलयन होता है जो मुख को साफ तथा गंधहीन करने के लिए, गंध मतलब जो आपके सामने स्मेल आ रहे है उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, माउथ वॉश का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब जैसे अभी देखेंगे मार्केट में लिंटर के नाम से आता है, ठीक है, ये करते क्या, पानी में डाल के गलाला के फार्म में करते हैं। जैसे किसी बंदे को चोट लग गई, दांत वोत में चोट लग गई तो ब्रश करेगा तो डैमेज होने का चांस रहेगा, तो मुंह ऐसे थोड़ी ना बदबू करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, गलाला करेगा तो बस काम हो जाएगा। बनाने की विधि, दूसरा पहला दे रखा आपके सामने, डिजॉल्व बेंजोइक एसिड इन क्लोरोफॉर्म, मतलब क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड को क्लोरोफॉर्म में अच्छे से घोल लेंगे। दूसरा ऐड ग्लिसरीन, ग्लिसरीन ऐड करेंगे जो चिपचिपा बनाएगा। सिनामोन ऐड करेंगे, पिपरामेंट जो ठंडक के लिए, फिनाल एंटी बैक्टीरियल के लिए।
ठीक है। मिक्स फॉर द सम टाइम, मिक्स करके कुछ समय के लिए रख देना, उसको चिल यानी ठंडा करना, फिर फिल्टर करके बन चुका है आपके सामने माउथ वाश। इसमें याद रखना प्रिजर्वेटिव, फार्मास्यूटिकल ऐड वगैरह भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए किसी भी माउथ वॉश का, यानी दाम में सस्ता होना चाहिए। पहली कंडीशन सस्ता होगा तो व्यक्ति ले लेगा। नॉन इरिटेशन होना चाहिए, जलन उत्पन्न न करे। बताओ जलन उत्पन्न करेगा तो कोई लेगा ही नहीं। दूसरा नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। बताइए टॉक्सिक होगा जहर के खाई तो खाना नहीं होगा। फ्लेवर क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी फ्लेवर रहे खतरनाक टाइप में स्ट्रांग होना चाहिए। ये हमेशा हमेशा ओरल सॉल्यूशन के रूप में आता है। ब्रांड नेम आपके देखा जाए तो कोलगेट भी बोलता है, क्लोजअप भी बोलता है, लेस्ट्रीन के नाम से भी मार्केट में आता है, ब्लू ब्लू पानी के फॉर्म में। स्टोरेज कंडीशन हो बहु कमरे के ताप पे रखें, सूर्य के प्रकाश से दूर रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, एयर टाइट कंटेनर में रखें। तो ये सब अप्लाई कर सकते, कौनो टेंशन नहीं। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल के रूप में किया जाता है। मुंह को फ्रेश तथा कूल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माउथ वॉश का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने रहा माउथ वॉश की कहानी के बारे में। आशा करते हैं आपके सामने हर एक चीज़, इसको थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाएं बट हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं आपके सामने नैया की तरफ, मतलब आगे की तरफ नावा बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसके पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं। पार्ट सी में देखा जाए तो आपको जितना भी क्वेश्चन पता है तो प्लीज़ आप ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आपके सामने पार्ट सी आपके सामने यहाँ से दिया गया है और आप तैयार हो जाइए। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा पेंसिल ले लेते हैं जिससे आपको टिक मारने में आसानी हो। क्या क्वेश्चन दिया है, कैसे दिया गया, यहाँ से ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है डूरिंग द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, मतलब आयरन के लिमिट टेस्ट में। देखिए आयरन के पर्पल कलर ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बताइए लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में किसका करते हैं, थायोग्लाइकोलेट का करते हैं। ठीक है, अब आपको लिमिट टेस्ट हम दिखा देते हैं आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के बारे में। अलग अलग लिमिट टेस्ट होता है, लिमिट टेस्ट सल्फेट। देखिए लिमिट टेस्ट आप आयरन के बारे में देखिए, फेरस देखो ये लिमिट टेस्ट आयरन है, यहाँ पर देखो साफ साफ लिख रखा थायोग्लाइकोलिक एसिड थाइको। ठीक है, फेरस थायोग्लाइकोलेट होता है। यही क्वेश्चन आपके सामने पूछा, देखो ग्लाइकोलेट दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए भाई कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो आप अजीज तरीके से आसाम से क्वेश्चन कर लेंगे। तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, ए सब्सटेंस विच चेंज द कलर इन एसिड इन बेसिक मीडियम डूरिंग द टाइट्रेशन। अब बतावा कलर चेंज के लिए बताओ तो क्या हम क्या बोल रहे हैं, इंडिकेटर बोल ली है ना, जो नीले से लाल कर देगा, लाल से नीला कर देगा, कलरलेस पिंक कलर कर देगा, तो उसको क्या बोला जाएगा आपके सामने, इंडिकेटर बोला जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर महामैराथन एमसीक्यू का चला दिए। ठीक है, ये हमको नहीं अच्छा लगता। देखिए आप हमारे तो 200 एमसीक्यू करा दे, फिर लास्ट में बहुत सारे लोग 500 एमसीक्यू करा देते, कहते हैं फिर लास्ट में हमारी जो पढ़ाया था उसी में आया था। भाई नहीं, आप जितना थ्योरी हम सही से आप पढ़ रहे हैं, थ्योरी यदि सही से पढ़ें तो आपका एमसीक्यू जरूर से जरूर बनेगा। यही पेपर सोल्यूशन जो पीछे से आप अच्छे तरीके से करके आ रहे हैं, बताओ ये मिला कि नहीं, अभी और नीचे मिलेगा तुम्हारे पास। क्या लिख रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हेट्रोएटम। हेट्रोएटम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपके सामने क्या देखा ऐसे हो गया, तो देखेंगे किसी पे यस होता है, किसी पे यन होता है, किसी पे ओ होता है, तो ये हेट्रो आइटम कहलाता है। यानी आपके सामने ये हेट्रो एटम है, ये हेट्रो एटम आपके सामने है। तो हमसे पूछा है नाट, ये भी हेट्रो एटम है, ये भी हेट्रो एटम, हमसे पूछा नाट, तो ये तुम्हारे पास कार्बन, कार्बन यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, ये हेट्रो एटम के अंतर्गत नहीं आता है, तो यही सही है। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड नेम ऑफ द आइसोबाय, ठीक है आइसोसार्बाइड नाइट्रेट। अब बताओ आइसोसार्बाइड नाइट्रेट में हम क्या बोले हैं, शार्ट नोट बताए हैं, एंजाइनल पेक्टोरिस में भी बताए हैं, सब कुछ बताएं हैं। बताओ कैसे काम चलेगा, तो ये तुम्हारे पास आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट होता है। इसका ब्रांड नेम क्या होता है, पहला दे रखा आपके सामने क्वेश्चन में, सार्बिटेरेट होगा। देखो इसी के नमूआ से देखा सार्बाइड सार्बिटेरेट आता था, ये वाला ऑप्शन मार देंगे। वोबरान क्या होता है आपके सामने, डाइक्लो। ठीक है, आपके सामने फिनैक के बारे में सुने होंगे, यानी कॉलपाल में पीसीएम का पैरासीटामॉल, लैसिक्स में आप फुरसामाइड के बारे में सुनेंगे, तीनों के आप सुने हैं, रियल में सुने हैं, फुरसा ठीक है माइड हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ
अच्छे से देखिए मेरे भाई, हमको नहीं शौक है कि पूरा कराएं। देखिए कॉन्सेप्ट ये बना, एक क्वेश्चन वो वाला नहीं कराए थे, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए, अब खुद ही आप बताएंगे, ठीक है, इतना मेरा वादा है भाई। कहाँ चलेगा वो कमेंट जो कर रहे थे यार भाई, एक ये लोग यानी भाई, और एक भाई हमारा और था भाई, ठीक है, हाँ, ठीक है, एक भाई और था, वो तगड़ा कमेंट कर रहे थे, लगता सो गए कि खाना खाने चले गए भाई, ठीक है, हाँ, एक एक गोला था, अकेले भी दहाड़ा हुआ था बंदा, ठीक है, चलिए कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब यहाँ से 5वां नंबर क्या लिखा, 1,1 डाई मिथाइल ग्यूनाइड इज ए केमिकल नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से दिया गया है कि किसका आईयूपीएसी नेम है, ठीक है, ये मेटफॉर्मिन का है, क्या होगा मेटफॉर्मिन, अभी मेटफॉर्मिन बताए हुए हैं, ठीक है, मेटफॉर्मिन बताए हुए हैं आपके सामने ग्लाइकोसाइड एजेंट में, तो ये आपके सामने इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से, ये भी देखो बताओ हम पूरा डिटेल में बताएं मिला कि नहीं। 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, अब बताओ भाई हमें से भैया कौन सी ऐसी दवा है, ठीक है, जो यानी NSAID कैटेगरी के अंतर्गत आती है, NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंतर्गत आती है, सल्बूटामॉल, ये देखा जाए तो अस्थालीन वगैरह में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अस्थमा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डाइजापाम देखा जाए तुम्हारे पास किसमें, किसी को ब्रेन संबंध है उसमें, प्रोपनोलॉल तुम्हारे पास एंटी हाइपरटेंसिव, आइबुप्रोफेन नॉन स्टेरॉयडल एंटी कैटेगरी के अंतर्गत दवाइयाँ आती हैं। 7वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, इसमें से बताओ कौन सा है, अभी बताए थे मेथोट्रॉक्जेट होता है आपके सामने, ये रिफाम्पासिन एक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट का है, डाक्सीसाइक्लिन एक एंटीबैक्टीरिया को, फ्लूकनाजोल देखा जाए तो आपके सामने एंटी फंगल क्रीम के अंतर्गत आता है, ठीक है, एंटी फंगल होता है, ये रिफाम्पासिन एंटी टीबी के अंतर्गत आता है, ठीक है, एंटी टीबी के अंतर्गत आता है, डॉक्सीसाइक्लिन देखा जाए तो आपके सामने एंटीबायोटिक के अंतर्गत आता है, और ये मेथोट्रॉक्जेट एंटी नियोप्लास्टिक के जब क्लासिफिकेशन देखे थे तब देखे हुए थे। अब बताओ 7 क्वेश्चन में से 5 से लेके 6 क्वेश्चन आप थ्योरी से ही यहाँ अप्लाई किए, सही है कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ आपके सामने यहाँ से हो गया, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नोन है, इसको क्या बोला जाता है आपके सामने, इनो, जिसको हम मैग्नीशियम, ठीक है, आपके सामने मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके सामने, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इनो जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। यदि इसका केमिकल फार्मूला लिखना चाहे तो MgH का होल्ट वाइज आप लिख सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं, ठीक है। कह दिए PDF दे दीजिए सर, PDF आप कांटेक्ट करेंगे, वहाँ नंबर व्हाट्सअप दिया गया, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नियोस्टिग्मिन यूज ट्रीटमेंट, आप बताओ नियोस्टिग्मिन किसके में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नियोस्टिग्मिन, भैया भैया अब एक तो हम भैया बतौली है बन अपना ही हम बताए, अब इसको तुम बताओ, ठीक है, अभी हम बताए थे नाइट्रोग्लिसरीन के बताए थे, नियोस्टिग्मिन के बारे में बताए थे, इसके बारे में भैया यहाँ तो बताओ इसको कमेंट बॉक्स में, एक क्वेश्चन आपके माइंड में हमने दे दिया, 9th नंबर कमेंट बॉक्स में लिखना। दूसरा आपके सामने सिल्वर नाइट्रेट शुड बी स्टोरेज है, अब बताओ सिल्वर नाइट्रेट को क्या कर सकते हैं, स्टोरेज किया जाता है कमरे में, पर सिल्वर नाइट्रेट देखा जाए तो जो अंबर टाइप में बाटल होता है, कैसा होता है आपके सामने अंबर कलर का, ठीक है, अंबर कलर का जो तुम्हारे पास क्या होता है, अंबर कलर जो बाटल होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग करते रखते हैं। 11 नंबर, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और ड्रग्स ट्रीटमेंट, अब बताओ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट अभी पढ़े हैं, किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है, डायबिटीज के, ये तो हर एक बच्चे को पता है, डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इसको नोट डाउन कर देते हैं। इकोस्प्रिन इज द ब्रांड नेम ऑफ, बताओ इकोस्प्रिन बताओ क्या होता है, एस्पिरिन के नाम सुनेंगे, NSAID कैटेगरी की दवा, एस्पिरिन भी बता दिए यहाँ पर। लिख रखा बेंजाइल, ठीक है, बेंजाइल पेनिसिलिन इज द केमिकल नेम, मतलब जो तुम्हारे पास क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है पेनिसिलिन जी होता है, पेनिसिलिन जी होता है, ठीक। फेरस सल्फेट इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ डैश कॉजेज ऑफ द आयरन डिफिशियंसी, भैया 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 एनीमिया होगा, आयरन डिफिशियंसी तो एनीमिया ही होगा ना, एनीमिया किसी बंदे को हो जाता तो उसको ट्रीट करने के लिए, एनीमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, 15 नंबर, राइट द स्टोरेज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन को बताओ क्या होगा, स्पेशल टाइप का कंटेनर होता है जो यानी 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। 16 नंबर, वाई द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन इज ए प्रीफर फॉर एंटासिड
प्रिपरेशन, मतलब तुम्हारे पास क्या कर दिया जाता है, जब एंटासिड प्रिपेयर किया जाता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, दोनों काम किया जाता है। ये क्या बोल दिया, कोलेनर्जिक स्टेज होता है, किस नंबर का नहीं समझ में है क्या बोले। इसकी कहानी हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिख रखा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आर कंबाइंड टू प्रिपेयर फॉर एंटासिड प्रिपरेशन। काहे किया जाता है आप सुनिए, ये बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, टू बैलेंस, ठीक है, क्या है जी, ठीक है, टू बैलेंस, ठीक है, टू बैलेंस साइड इफेक्ट, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, साइड इफेक्ट, ठीक है, साइड इफेक्ट मैग्नीशियम, ये आपके सामने साइड इफेक्ट मैग्नीशियम कंपाउंड, ठीक है, आपके सामने मैग्नीशियम कंपाउंड हैव लग्जेटिव प्रॉपर्टी, ये आपके सामने क्या होगा, लग्जेटिव प्रॉपर्टी। और जब उसके कैल्शियम देखा जाए तो कॉजेज करता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए प्रिपेयर नहीं किया जाता। एनेस्थीसिया गुरुदेव क्या होता है, एनेस्थीसिया क्या होती है, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब सेंसेशन को कम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और मेस्टली पेन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, दर्द, ठीक है, निवारक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक, ये हो गया। करिए स्टोरेज कंडीशन ऑफ ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, तो नाइट्रस ऑक्साइड देखा जाए तो गैसियस नाइट्रा ऑक्साइड है, तो हाँ लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। ये होता है जो क्या कर देती है, जो ब्लू कलर का, किस कलर का आपके सामने, ब्लू कलर का मेटल, ब्लू है जी, ठीक है, ब्लू है, नीली नीली है, ये आपके सामने ब्लू कलर का मेटल सिलेंडर होता है, क्या होता है, मेटल सिलेंडर होता है, उसी में इसका प्रयोग इसी में रखा जाता है, ठीक। अब क्या दे रखा है आपके सामने, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक तरह का एंटीबायोटिक है, ठीक है, यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में हम इसका प्रयोग करते हैं, वो भी खास करके कहाँ, किसी पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, आपके सामने बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तब किया जाता है। दूसरा यूटराइन, ठीक है, यानी क्या होगा, यानी क्या होगी, यूट्राइन, यानी क्या होगा, ट्रैक इन्फेक्शन हो गया तब प्रयोग किया जाता है, या कोई आपके सामने रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो गया तब प्रयोग कर सकते हैं। डिफाइन हाइपर टेंशन, अब भैया हाइपर टेंशन क्या होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपर टेंशन कहते हैं। यह हाइपर टेंशन की कहानी हो गई यहाँ से, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज करना हाइपर टेंशन कहलाता है, सही है, ठीक है। तो ये कहानी रही मेरे भैया किसकी, आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो ये रहा है आपके सामने A to Z तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उसका निवारण ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। हाँ थैंक यू। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 होता है, एक ही बंदा था, एक एक गोला जी, ठीक है। यदि आपको देखो, आप ये रहा आपके सामने एक एक गोला जी, अपना देखिए यहाँ से इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। आप कांटेक्ट करिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा इजी तरीके से, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो नीचे आप क्या से पूछ सकते। टू बी कंटिन्यू हमने 1 घंटा 52 मिनट, एटलीस्ट 2 घंटा तक इसको क्या कर दिया, एकदम अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया। हम देखिए भाई कि नहीं 4 मिनट का वीडियो बना के एक ऐसी एक ऐसी एक ऐसी ऐसे वाला सिस्टम नहीं, पूरा माइंड में बैठाने का जिम्मेदारी हमारी होती है, ठीक है। अब माइंड में बैठाना, हम देखिए ऑफलाइन क्लासेस वगैरह चलाते हैं 9 to 11 तक। अभी भैया रिजल्ट आया है, ठीक है, आज 10th का आया हुआ है हमारे कोचिंग से, 88%, 89%, 77, 87, 80% तक बच्चों ने स्कोर किया है, ठीक है। तो मेहनत भैया एक दिन रंग लाएगी, उसी तरह से आप लाएंगे, ठीक है, एक दिन जरूर हमारा नाम रोशन करेंगे। कि हमने भी एक छोटे से चैनल से पढ़ा था, जो हर एक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अपना 100% शिद्दत के साथ पढ़ाए हुए, ठीक है। देखिए किसी भी क्षेत्र में जाइए, 100% अपना दीजिए, आपका काम वो आपका है भैया, ठीक। ये मत कभी पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखें, निगेटिव ना सोचिए कि भैया पास हो कि नहीं, ऐसा नहीं, बैक लग जाए तक, ये सोचबा नहीं करिए, सोचिए हम टॉप करेंगे, बस काम खत्म, ठीक है। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई।